हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोवॉफिन। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। द मोस्ट अवेटेड वीडियो या द मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस पढ़ना चाहते थे, उन सभी के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें हम टोटली एवरीथिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। फोटो सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैल्विन साइकिल को अफेक्ट करता है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होती है ना, C4 पाथवे इन प्लांट्स में चलता है, कैम पाथवे इन प्लांट्स में चल रहा है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। थोड़ा सा लंबा लेक्चर ये जा सकता है, तो आप लोग अपनी नोटबुक्स एंड वट एवर यू हैव, जो भी है आपके पास, वो सब कुछ लेकर के बैठ जाओ, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे आप उसको उसी टाइम पे नोट डाउन कर सकें। राइट? तो ये प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से टैकल किए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस टॉपिक से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो पेपर में एग्जाम्स में ना छोड़ के आएँ, जिसकी वजह से आपको मार्क्स का लॉस हो जाए। राइट? तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आप सभी जो है वो इस वीडियो के लिए रेडी हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बाकी वीडियोस को अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग और जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस है ना, ऑलमोस्ट 8th क्लास से आप लोग जो है वो फोटोसिंथेसिस आई थिंक सो पढ़ रहे हैं, और अब तक आपने बहुत डिटेल्ड वर्जन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिनको आपको ध्यान में रखना है और जहाँ से क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकता है। राइट? क्या कहा है इन्होंने? सेल नीड्स एनर्जी टू डू देयर वर्क एंड रिप्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्यों होता है? क्योंकि सेल्स को एनर्जी चाहिए उनका काम करने के लिए और ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस करने के लिए। द एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ देयर सेलुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व्स एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स कॉमनली नोन एज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। किस फॉर्म में एनर्जी जो है वो प्लांट यूज़ करता है, दैट इज़ ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। बोलते हैं ATP डजंट लास्ट मोर देन फ्यू सेकेंड्स एंड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड कॉन्स्टेंटली, है ना। जो ATP है वो बहुत देर तक जो है वो नहीं रह सकती, है ना, ATP की फॉर्म में। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस होनी चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ इंजेस्टिंग फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी एज एनिमल्स डू, प्लांट्स कैन मेक ATP यूजिंग लाइट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। जैसे एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, फूड खा लेते हैं, है ना, और फिर वहाँ से एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं करते। प्लांट्स जो है वो लाइट सोर्स को यूज़ करके कॉन्टीन्यूसली ATP बनाते रहते हैं, है ना, जस्ट लाइक अ सोलर पावर्ड इंजन। Plants also accumulate energy for later use by building sugar molecules for short-term energy storage or starch for long-term energy storage. तो प्लांट्स क्या करते हैं, जो भी इन्होंने एनर्जी को स्टोर करना है, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए वो स्टोर कर रहे हैं तो उसको एक शुगर मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज की फॉर्म में वो स्टोर कर लेते हैं, है ना। और अगर लॉन्ग टर्म एनर्जी जो के लिए उनको स्टोर करना है तो वो इसी ग्लूकोज को किस में, स्टार्च में कन्वर्ट करके रख लेते हैं, अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं। राइट? देन ये कहता है कि व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड एंड अल्टीमेटली अ शुगर मॉलिक्यूल दैट इज C6H12O6, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इज प्रोड्यूस्ड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बोलता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं, ठीक है, ये प्लांट के अंदर की बात कर रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो एक शुगर मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज जो है वो बन जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और इसी दौरान ऑक्सीजन गैस जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, इसी प्रोसेस से जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन जो है वो एक्सहेल करते हैं, मतलब कि बाहर निकालते हैं, और हम उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। राइट? तो कैसे ये रिएक्शन चलती है ये दिखाया है आपको। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के एंजाइम्स आएंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, और ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व हो जाती है और वाटर बनता है। राइट? आई होप ये तो आपको क्लियर है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात की है इन्होंने कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है। ये बोलते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर सराउंडिंग द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, रीचेज द क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल सेल्स बाय डिफ्यूजिंग थ्रू द स्टोमेटा इनटू द लीफ इंफीरियर। ठीक है, ये कहता है कि ये है लीफ। अब यहाँ पे आसपास पे बहुत सारी CO2 हमारे एनवायरनमेंट में पड़ी हुई है। वो CO2 जो है ये मेसोफिल सेल्स जो हमारे लीफ के अंदर पड़े हुए हैं, इन मेसोफिल सेल्स में क्या है,
ऐसे स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटल ओपनिंग के ज़रिए ये कहाँ चले जाते हैं, अंदर क्लोरोप्लास्ट में चले जाते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में ही जो अभी हम प्रोसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलता है, ये सब कुछ जो है वो वहाँ चल रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट ये कहता है द कार्बन डाइऑक्साइड गोज इनटू सॉल्यूशन इन अ थिन फिल्म ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड वॉल्स ऑफ द सेल, देन इफ it then diffuses through the cell walls across cell membrane and into the cytoplasm where it finally reaches the क्लोरोप्लास्ट। तो आपको ये बताया है कि कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, सबसे पहले सेल वॉल के अंदर डिफ्यूज होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, फिर वो साइटोप्लाज्म में पहुंचती है और फाइनली फिर वो कहाँ पहुंच जाती है, क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाती है, राइट। तो इतना आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो कॉम्पोनेंट था वो था वाटर। बोलते हैं द वाटर यूज्ड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन्स जो अभी हम आगे पढ़ेंगे है ना, जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होती है जिसकी वजह से एनर्जी बनती है अल्टीमेटली, है ना। तो वाटर जो है वो एज ए इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड द ऑक्सीजन रिलीज्ड इज अ बायो प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो बाय प्रोडक्ट है, वो वेस्ट है प्लांट के लिए, इसलिए वो बाहर निकल जाती है। इवन दो कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन कंटेन करती है, लेकिन ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन होती है ना, ये अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाने में, यानी कि जो फूड है प्लांट का वो बनाने में यूज़ हो जाती है, राइट। दिस हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय कंडक्टिंग फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अब देखो साइंटिस्ट को क्या लगा कि देखो ये है आपका वाटर, है ना, ये बोल रहा है कि वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं, जब हम वाटर टूट रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये वाली जो ऑक्सीजन है ये इवॉल्व हो जा रही है बाहर, है ना। तो यही एज अ बायो प्रोडक्ट बाहर क्यों निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन बाहर क्यों नहीं निकल रही, वो कैसे फूड बनाने में इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हाँ जो वाटर वाली ऑक्सीजन है वो एज अ बायो प्रोडक्ट बाहर निकलती है, फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए। ठीक है, यूजिंग आइदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंटेनिंग आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर कंटेनिंग आइसोटोप्स जो कि ऑक्सीजन इवॉल्व कर सकते थे उनको यूज़ किया गया। व्हेन द आइसोटोप इज यूज्ड ओनली इन वाटर। ठीक है, जब वाटर वाला जो है वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, इट अपेयर्स इन द ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड। ठीक है, तो क्या मिला उनको कि ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, यानी कि वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुआ होगा, है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए होंगे, ना, प्रोटॉन निकले होंगे, वो सब कुछ हुआ और एज अ रिजल्ट जो ऑक्सीजन है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकला होगा। ठीक है, बट इफ हाउ एवर इट इज़ यूज्ड ओनली इन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यही एक्सपेरिमेंट रन किया गया, इट इज़ कन्फाइंड टू द शुगर एंड वाटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो एट अ रिजल्ट आपको क्या मिला, शुगर और वाटर मिला, कोई भी ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं मिली। इससे ये क्लियर हो गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन लगी हुई है ये क्या बनाती है, आपका शुगर, यानी कि आपका जो भी फूड मटेरियल है वो ये बनाती है, और जो अल्टीमेटली वाटर यूज़ हो रहा है, वाटर स्प्लिटिंग हो रही है, उस दौरान जो ऑक्सीजन है वो बाहर इवॉल्व हो जाती है, एज ए बाय प्रोडक्ट बाहर निकल जाती है, राइट, प्रोड्यूस्ड एंड नेवर अपेयर्स इन द ऑक्सीजन गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो ये ऑक्सीजन लगी हुई है ये कभी भी एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलती है, ये चीज़ ध्यान में रखना। डेमोन्स्ट्रेटिंग क्लियरली दैट द वाटर इज द सोल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड। ठीक है, तो वाटर वो सोर्स है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, तीसरी चीज़ फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लाइट। क्यों लाइट इंपॉर्टेंट है? द लाइट एग्जिबिट्स प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो आपको ये पता है कि लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर्स में एग्जिस्ट करती है। एनर्जी रीचेज द अर्थ फ्रॉम द सन इन वेव्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स में जो सनलाइट है वो अर्थ तक आती है। बोल रहे द लॉन्गेस्ट वेव बीइंग रेडियो वेव्स। ठीक है, तो रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट, ठीक है, वेवलेंथ होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? गामा रेज की। ठीक है, ये वैसे यहाँ पूछ नहीं सकता, बट फॉर योर नॉलेज आप याद रख लीजिए। बोले रेड्स आर ऑन द लॉन्गर वेवलेंथ एंड वायलेट्स
ऑन द शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि ये वाला देखो, जो वॉयलेट यानी कि ब्लू वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे शॉर्टर वेवलेंथ है। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ। इतना याद रखना, जिसकी जितनी कम यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ होती है ना, उसमें एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जितनी ही लॉन्गर वेवलेंथ होती है उतनी ही एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो रेड वाली साइड पे क्या बोल रहा है ये, कि रेड वाली जो रेड वाली आपकी वेवलेंथ होती है ना, वो लॉन्गर वेवलेंथ होती है। रेड लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ होती है, और जो वॉयलेट यानी कि ब्लू वाली आपकी लाइट है ना, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है। येलो और ग्रीन और ब्लू जो है वो इन दोनों के कहीं इन बिटवीन आते हैं। राइट, अब ये भी क्या बोल रहा है, लाइट दैट इज टू इंटेंस may change the way in which some of the cells metabolism take place। ये बोल रहा है लाइट इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो किस इंटेंसिटी की लाइट जो है वो प्लांट पे गिर रही है, वो उसके सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हायर लाइट इंटेंसिटीज एंड टेम्परेचर मे चेंज द रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन इन द इंटीरियर ऑफ लीव्स। ठीक है, बोलते हैं कि कितनी इंटेंसिटी की, जैसे कि हायर इंटेंसिटी की लाइट और टेम्परेचर अगर प्लांट को मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड टू रेशो, जो कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन की रेशो होती है ना, वो लीव के अंदर चेंज हो जाती है, विच इन टर्न मे एक्सेलेरेट फोटो रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से जो फोटो रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस जो है वो एक्सेलेरेट हो जाता है, वो ज़्यादा होने लग जाता है। राइट, अब बताया फोटो रेस्पिरेशन क्या है। फोटो रेस्पिरेशन इज टिपिकली कंसीडर्ड टू बी ए वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है ना। नॉर्मली जो आपका प्लांट है वो किस लिए बना है, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे, क्योंकि इससे उसको अपना फूड बनाना है और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज कर दे। लेकिन जब हायर इंटेंसिटी की लाइट जो है वो इस पौधे पे गिरेगी तो ये वाला जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाता है, ये ऑक्सीजन को यूज करने लग पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लग पड़ता है, जो कि प्लांट के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको, है ना। ऑल दो इट मे हेल्प सम प्लांट्स सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन, लेकिन कई बार कुछ प्लांट्स में ये वाला जो प्रोसेस है वो उनको एडवर्स कंडीशन में ज़िंदा रखने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो हर एक प्लांट के लिए ये एक वेस्टफुल प्रोसेस नहीं है, इतना समझाने की कोशिश आपको की जा रही है। इट डिफर्स फ्रॉम कॉमन एरोबिक रेस्पिरेशन इन इट्स केमिकल पाथवे, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये, कि जो कॉमन जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन केमिकल पाथवेज में फोटो रेस्पिरेशन होती है वो एक अलग चीज़ है, और यहाँ पे ये जो रेस्पिरेशन की बात कर रहा है जो लाइट की इंटेंसिटी की वजह से हो रही है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, समझने वाली बात क्या है कि जब हायर इंटेंसिटी की लाइट जो गिरती है तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसको ये रिवर्स कर देती है। ठीक है, तो कई प्लांट्स में ये वेस्टफुल प्रोसेस होता है, लेकिन कईयों में ये उनको एडवर्स कंडीशन को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, उसके बाद फोटो ऑक्सीडेशन की बात की है। फोटो ऑक्सीडेशन विच इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल बाय लाइट। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल बाय लाइट का मतलब है कि जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाता है, कई बार उसको कहते हैं हम ब्लीचिंग। ठीक है, ब्लीचिंग ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। हाई लाइट इंटेंसिटीज मे कॉज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टू गो टू अ डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। जनरली आपको पता होगा कि क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी जो है, जितने लाइट की इंटेंसिटी पड़ती है तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये बोलता है जितनी हाई इंटेंसिटी की लाइट जो है वो क्लोरोफिल पे गिरेगी, है ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स यहाँ पड़े हुए हैं, ये एक अलग बहुत ही ज़्यादा हाई, है ना, डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर होता क्या है, द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल इज पास टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि ये हमेशा एक्साइटेड स्टेट में तो रहेगा नहीं, ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, और जब ये ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो या तो ये देखो फ्लोरोसेंस देता है ना, या फिर ये हीट प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब ये बोल रहा है कि जब ये अपनी अब ये डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया है, वहां से अगर ये वापस आएगा तो उतनी ही फ्लोरोसेंस, उतनी हीट जो है वो रिलीज करेगा, है ना। और ये बोल रहा है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना फ्रॉम द एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉन, ये किसको पास कर देगा इस एनर्जी को? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पास कर देता है, विच बिकम्स हाईली रिएक्टिव, है ना। क्या कह सकते हैं हम, जब ऑक्सीजन जो है उसके पास बहुत ही हाई एक्साइटेड एनर्जी आ जाती है तो वो किस में बदल जाती है? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में बदल जाती है, जो कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव होती है और क्लोरोफिल को ब्लीच कर देती है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देती है क्लोरोफिल को, राइट। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटो ऑक्सीडेशन। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो एक फोटो रेस्पिरेशन, जो कि कई प्लांट्स में वेस्टफुल प्रोसेस है, और फोटो ऑक्सीडेशन होने का खतरा होता है ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी। इतनी चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब देखो यहाँ पे आपको दो ग्राफ्स दिए हैं, एक ये ग्राफ है और एक ये वाला ग्राफ है। इस ग्राफ में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, और देखा गया है कि C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट्स में कैसे ये बिहेव करते हैं, कैसे फोटोसिंथेसिस जो है उसका जो है मतलब कैसे प्रभाव पड़ रहा है उसका, है ना। तो देखो C3 प्लांट्स वो होते हैं जिनमें केल्विन साइकिल चलती है, अभी हम पढ़ेंगे आगे केल्विन साइकिल, ठीक है। C4 प्लांट्स में क्या होता है, थोड़ी सी क्रैन्स एनाटॉमी आ जाती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे भी C3 साइकिल चलती है, केल्विन साइकिल चलती है, बस यहाँ पे जो लीव्स में क्लोरोफिल का अरेंजमेंट होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसको क्रैन्स एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो प्लांट्स हैं, एक तो वो प्लांट्स है जो नॉर्मल प्लांट है ना, नॉर्मल क्लोरोफिल लेकर के बैठे हुए हैं और केल्विन साइकिल कर रहे हैं, लेकिन C4 प्लांट्स थोड़े से एडवांस होते हैं। वो क्या करते हैं, उनके लीव्स में थोड़ा सा क्रैन्स एनाटॉमी का फ़र्क होता है कि क्लोरोफिल जो है वो अलग तरह से पड़ा हुआ, अलग अलग सेल्स में पड़ा हुआ है ना, और एंजाइम जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने के लिए पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है, और C3 साइकिल करने के लिए कौन सा? रुबिस्को एंजाइम ही होता है, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी एडवांसमेंट है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है कि C3 प्लांट्स कैसे बिहेव करते हैं, हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगा या ज़्यादा होगा, और C4 प्लांट्स कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सामने दिखा रहा है आपको, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो, C3 प्लांट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का दर उनमें कम हो रहा है ना। लेकिन C4 प्लांट जो हैं वो क्या है, बढ़ते जा रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पा रहे हैं हाई लाइट इंटेंसिटी में भी, राइट। तो ये चीज़ आपको एक तो ये ग्राफ ध्यान में रखना है, दूसरा ये ग्राफ ध्यान में रखो। ये क्या कर रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा फिर क्या होगा, ये तो सिर्फ लाइट इंटेंसिटी की बात हो गई, दूसरे वाले में बताया टेम्परेचर का। अब देखो जो C4 प्लांट्स होते हैं ना, उनको टेम्परेचर का मतलब वो टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो आराम से अपना फोटोसिंथेसिस जैसे कर रहे थे वो वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन C3 प्लांट्स में अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे अगर आप C3 प्लांट्स ग्रो कर दोगे तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली वो मर जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत हाई जहाँ पे टेम्परेचर रहता है वहाँ पे C3 प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, C4 प्लांट्स को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो आराम से सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों जो ग्राफ हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, कई बार इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं हम, अब हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो क्लोरोफिल ने करना है, राइट। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का, ठीक है। यहाँ पे देखो मैग्नीशियम है ना, और सारे के सारे जो भी इतनी लंबी लिपिड चेन लगी हुई है। अब ये क्लोरोफिल जो है ये क्या बोलता है, ये बोलता है देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, ऑल ऑफ विच कंटेन वन एटम ऑफ मैग्नीशियम, सब में एक एटम ऑफ मैग्नीशियम तो होता ही है, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ है सभी क्लोरोफिल की, ये चेंज नहीं होगी। कई बार ये पूछ लेगा कि क्लोरोफिल ए में जो है वो मैग्नीशियम है ना, क्लोरोफिल बी में नहीं दिया होगा, ठीक है। तो गलती से भी इसको टिक नहीं करना, ये गलत है। हर एक क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जरूर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, दे आर वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, द आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन द ब्लड, ठीक है। ये बोल रहा है इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, तो उसके साथ ही मिलता है। क्या करता है वो, रेड कलर देता है हमारे ब्लड को, है ना, और वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। बोलता है ईच मॉलिक्यूल हैज़ अ लॉन्ग लिपिड टेल, तो ये है इसकी लॉन्ग लिपिड टेल,
विच एंकर्स द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन द लिपिड लेयर ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से थैलेकॉइड ग्रेना पड़े होते हैं, है ना, आपको पता है। और ये जो सारा है ये कहाँ है, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ना, इसमें एम्बेडेड होने के लिए ये लॉन्ग टेल ही हेल्प करती है, राइट। बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट ऑफ मोस्ट प्लांट्स कंटेन 2 मेजर टाइप ऑफ क्लोरोफिल एसोसिएटेड विद द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। बोल रहे कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है बहुत सारे प्लांट्स का, उसमें मेजरली 2 तरह का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में, है ना। कौन कौन सा, क्लोरोफिल ए जो कि ब्लू ग्रीन कलर में होता है, और इसका फॉर्मूला क्या रहता है, C55 H72 Mg1 और N4O5। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपको याद रहता है, कर लो, वरना सिर्फ इन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में एक छोटा सा फर्क है, बस वो याद रखना है। ठीक है, अब क्लोरोफिल ए जो है वो बताया आपको ब्लू ग्रीन कलर में, फॉर्मूला आपको बता दिया। क्लोरोफिल बी जो है वो कौन से कलर में है, येलो ग्रीन कलर में, और इसका फॉर्मूला है C55 H72 Mg N4O6। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 72, यहाँ पर बस 2 हाइड्रोजन कम है। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 5, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन ज़्यादा है। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है दोनों का। ठीक है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन किस में ज़्यादा होगी, क्लोरोफिल बी में, और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है किस में, क्लोरोफिल ए में। बस इतना सा छोटा सा फ़र्क है, राइट। यूजुअली ए क्लोरोप्लास्ट हैज़ अबाउट 3 times मोर क्लोरोफिल ए देन बी। बोल रहा है कोई भी क्लोरोप्लास्ट है उसमें जो क्लोरोफिल ए है वो 3 टाइम ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी, राइट। बोल रहे द मोर क्लोरोफिल ए देयर इज इन अ सेल द ब्राइटर ग्रीन द सेल इज। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अगर आपको ग्रीन कलर में कोई प्लांट दिख रहा है यानी कि उसमें क्लोरोफिल ए की मात्रा उतनी ही ज़्यादा है। जो जितना कम आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, येलोइश जैसे कलर में दिख रहा है अगर, तो यानी कि क्लोरोफिल बी की मात्रा ज़्यादा है क्लोरोफिल ए से, राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हेन अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स लाइट। ठीक है, कि जब क्लोरोफिल बी जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसका काम होता है इट ट्रांसफर्स द एनर्जी टू अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल बी का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को, अब ये आगे इसको किसको ट्रांसफर कर देगा, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर कर देगा, जो भी इसने लाइट एब्जॉर्ब की है उसको, राइट। अब ये बोल रहा है क्लोरोफिल बी देन मेक्स इट पॉसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस ओवर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट देन वुड बी पॉसिबल विद क्लोरोफिल ए अलोन। ठीक है, तो क्लोरोफिल, अब ये बोल रहा है कि देखो क्लोरोफिल बी का अगर काम सिर्फ यही है कि एनर्जी या लाइट को ट्रांसफर करना यहाँ पे क्लोरोफिल ए में, तो क्लोरोफिल बी है ही क्यों। अभी आप पढ़ के आए पीछे कि ये किस कलर का होता है, येलोइश ग्रीन कलर का। सिर्फ और सिर्फ इसका काम क्या है कि ताकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है उसको प्लांट यूज कर पाए, क्लोरोफिल बी का बस इतना ही काम है, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या बोल रहा है, अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटेनॉइड्स हो गए, ये कौन से कलर में होते हैं, येलोइश टू ऑरेंज पिगमेंट्स। फाइकोबिलिन हो गए, ब्लू टू रेड पिगमेंट्स जो कि साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गे में पाए जाते हैं। एंड सेवरल अदर टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत माइन्यूट मात्रा में भी प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्लोरोफिल सी हो गया, डी हो गया, एंड पॉसिबली टेक प्लेस ऑफ क्लोरोफिल बी इन सर्टेन एल्गे। कई बार क्या होता है, कई एल्गेज में क्लोरोफिल बी नहीं होता तो उसकी जगह पे सी या क्लोरोफिल डी जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। एंड सेवरल अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर फाउंड इन बैक्टीरिया। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेजरली आपको 2 याद रखने हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, और कैरोटेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फाइकोबिलिन्स भी होते हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, द वेरियस क्लोरोफिल्स आर ऑल क्लोजली रिलेटेड एंड डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली स्लाइटली इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जितने भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं ना, वो सब के सब बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस से एक दूसरे से डिफर करते हैं, वरना वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, बोल रहे इन क्लोरोप्लास्ट अबाउट 250 to 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्ड एज अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट। ठीक है, देखो इसको समझो,
ये क्या बोल रहा है कि इस तरह से ऐसे छोटे छोटे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में ये जो छोटे छोटे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, इनकी मात्रा कितनी होती है? लगभग 250 to 400, ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो बने होते हैं और इनमें बहुत सारे है ना काउंटलेस नंबर ऑफ क्या ग्रैनम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ग्रैनम क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे स्टैकिंग, जो अभी हमने आगे डायग्राम में भी देखेंगे, ठीक है। अभी बोलता है कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, इसका काम क्या है? सिर्फ सनलाइट को ट्रैप करना, ठीक है। क्या काम है इसका? सिर्फ और सिर्फ सनलाइट को ट्रैप करना। बोल रहे 2 टाइप ऑफ दीज फोटोसिंथेटिक यूनिट्स फंक्शन टुगेदर इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, ब्रिंगिंग अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। बोल रहे कि 2 अलग अलग टाइप के फोटोसिंथेटिक यूनिट्स इस तरह के है ना, वो एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं और फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस चलता है। यानी कि कौन सा फेज? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस का फेज। वो रिएक्शंस होंगी जो लाइट की प्रेजेंस में ही हो सकती हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले फेज की बात कर रहे हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू द मेजर स्टेप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये बोलता है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन 2 सीरीज ऑफ स्टेप्स कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये बोल रहा है कि पूरी की पूरी जो फोटोसिंथेसिस है वो 2 फेज में होती है। पहले फेज में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस चलती हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस के बिना नहीं हो सकती। सनलाइट मैंडेटरी है। अब जब ये रिएक्शंस होंगी तो इनके कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये प्रोडक्ट्स फिर फर्दर सेकेंड फेज में यूज होते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, है ना। और ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं, इनको सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, सनलाइट की प्रेजेंस में जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, इनकी इनको ज़रूरत होती है, राइट। उसके बाद ये क्या बोल रहा है? द रिएक्शंस आर इनिशिएटेड व्हेन यूनिट्स ऑफ लाइट एनर्जी, जिसको हम फोटोन्स कहते हैं, ये स्ट्राइक करते हैं किसके साथ? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के साथ, दैट आर एम्बेडेड इन द थैलेकोइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्या है? इस तरह से ग्रैनम स्टैक्ड हैं। अब ये जो थैलेकोइड मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे अलग अलग फोटोसिस्टम्स होते हैं, फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1, है ना। तो लाइट आएगी और इनके साथ क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होगी और फिर पूरा का पूरा साइकिल जो है वो चलेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है, कहानी शुरू कहाँ से होगी? जब लाइट जो है वो आकर के स्ट्राइक करेगी किसके साथ? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के साथ, राइट। अब उसके बाद क्या बोला है? NADP यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम B विटामिन नियासिन वॉज अ नेचुरल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हिल्स रिएक्शन, ठीक है। क्या होता है कि NADP करके एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि किससे डिराइव करते हैं? विटामिन B से, ठीक है। अब ये प्लांट्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और फिर क्या होता है कि जब ये पूरी की पूरी रिएक्शन चल रही होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऐसे पूरा पढ़ेंगे अभी हम फोटोसिस्टम्स के बारे में। तो वहाँ पे ये जो NADP मॉलिक्यूल होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और रिड्यूस हो जाता है NADP से, किस में? NADPH में। NADPH ध्यान रखना, ये एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ प्लांट्स में बनती है, ठीक है। और NADH ये वाली जो एनर्जी करेंसी है, ये एनिमल्स में बनती है, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये बोल रहा है कि ये वाली जो रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना है NADP के द्वारा, इसको हम कहते हैं हिल्स रिएक्शन। और हिल्स रिएक्शन, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? उस साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इसको खोजा था, राइट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब ये क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दी गई है ना, कि लाइट डिपेंडेंट जो रिएक्शन हो रही हैं उनमें क्या क्या होगा। ये बोलता है सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इस तरह से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पड़े होते हैं, है ना। अब ये क्या करेंगे? लाइट को ट्रैप करेंगे और किस पे भेजेंगे? यहाँ भेजेंगे, है ना। अब यहाँ पे
क्या पड़ा हुआ आपका, वाटर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है। इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही लाइट आकर के स्ट्राइक करेगी, इसकी हो जाएगी स्प्लिटिंग, ये टूट जाएगा। और जैसे ही ये टूटेगा क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी हायर एक्साइटेशन स्टेट में। राइट, इतना आई होप कि आपको इतना समझ में आया। ये बोल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा, ये रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन आयंस को। तो जितने ही आपके कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके रिलीज हो रहे हैं ना, तो 4 ही प्रोटॉन्स भी रिलीज होते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है इसी दौरान। राइट, तो वाटर के टूटने पे आपको क्या क्या याद रखना है। वाटर के टूटने पे एक तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये होगा। उसके बाद बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स आर पास्ड अलोंग एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो आया है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की मदद से, ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है जब, तब ये आगे किस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ये उसमें एंटर हो जाता है, ठीक है। तीसरी चीज क्या बोली है, एनर्जी स्टोरिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चला गया ये वाला इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इसका मोटिव क्या रहेगा कि वहां पे एनर्जी बने, यानी कि एटीपी बने, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा एटीपी बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फोर्थ में क्या कहा है, सम हाइड्रोजन फ्रॉम द split water molecule is involved in the reduction of NADP to form NADPH, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ हाइड्रोजन जो कि कहाँ से मिले थे हमें, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से मिले थे हमें, है ना, उसकी क्या हो जाएगी, वो किस में होंगे, NADP की रिडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो NADP थी, जब ये रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगी, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगी, है ना, तो NADP से क्या बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। रिड्यूस्ड, क्या कहते हैं इसको, रिड्यूस्ड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, विच कैरीज हाइड्रोजन। अब इसमें क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया, एंड इज यूज्ड इन द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। यानी कि ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं ये NADPH जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस है ना, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, इनके कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं जो फिर आगे चल करके कहाँ यूज़ होते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। तो यही वो प्रोडक्ट है, जैसे कि NADPH, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट आपका ये हो गया NADPH, जो कि आगे चल के लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में यूज़ किया जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ पे देखो, ये डायग्रामेटिकली आपको बताया है, यहाँ से शुरू है, ठीक है। क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास वाटर था, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, आपके पास कितना, जो आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन आयंस है ऐसे कह सकते हैं हम, वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस रिलीज हुए और 2 ही इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले ही बोला था जितने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे ना उतने ही प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और उससे देखो ऑक्सीजन जो है वो हाफ निकल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अगर कभी भी यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी ना तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे लिखा होगा, ठीक है। और अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रही होगी, कितने प्रोटॉन्स आ जाएंगे। अब देखो एक के टूटने पे 2 हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे थे, तो 2 मॉलिक्यूल के टूटने पे कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है। और अगर 4 हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं, यानी कि 4 ही क्या हो रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी, सॉरी नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे होंगे, ठीक है। अब इस दौरान क्या होता है, यहाँ पे ये जो ADP है ना, ये जैसे ही पायरोफॉस्फेट के साथ मिलता है तो ATP बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अब ये कहाँ है, फोटोसिस्टम 2 में पड़े हुए हैं। देखो फोटोसिस्टम 2 ऐसे मत समझना कि फोटोसिस्टम 1 है तो ये पहले होगा और 2 बाद में। ये डिस्कवरी जिस हिसाब से हुई थी ना, फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए इसको पहला नंबर दे दिया, बाद में ये हुआ था इसलिए इसको 2 नंबर दे दिया, लेकिन होता पहले कौन सा है, फोटोसिस्टम 2 पहले होता है, ठीक है। तो सनलाइट आई, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फोटोसिस्टम 2 में जो पड़े हुए हैं ये क्या होंगे, एक्साइट होंगे, क्योंकि इनको एनर्जी मिली ना, तो अब ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्साइट होंगे। आगे यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा होगा,
ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे हम कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोटो सिस्टम 2 का बताओ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ ध्यान में रखना है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो आएंगे उनका यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, पकड़ लेगा और फिर किस में भेजेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है उस दौरान आपकी एटीपी बनती है, राइट। ये वाली एटीपी आपको याद रखनी है। ये वाली एटीपी जो है वो कैसे बनती है, कब बनती है, ठीक है। फिर आगे चल करके यही वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब एटीपी बन गई, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, फोटो सिस्टम 1 में जाते हैं और फिर यही लाइट से दोबारा एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो बैठा होता है। तो PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग होगा, PS2 का जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो अलग होता है, ठीक है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वापस चले जाते हैं इसी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तब हम इसको कहते हैं साइक्लिक, ठीक है। साइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक चेन, कुछ भी कह लो, ठीक है, साइक्लिक रिएक्शन। अगर मान लो कि ये यहाँ से वापस नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको कहाँ भेज देता है, आगे भेज देता है, ठीक है। तो ये NADP जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, NADPH बन जाता है, जो भी मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का। ये प्रोडक्ट आगे चल करके कहाँ यूज़ होगा, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, यानी कि जो भी केल्विन साइकिल वगैरह चलेगी वहाँ पे इसको यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको आगे भेज देता है ना, वापस से किस में नहीं भेजता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में नहीं भेजता है, तब ये जो पूरी साइकिल आपकी चल रही है ये हो जाएगी नॉन साइक्लिक रिएक्शन, ठीक है, ये नॉन साइक्लिक चेन। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको वापस भेज देता दोबारा से इलेक्ट्रॉन सिस्टम में और ये दोबारा से देखो साइकिल चली जा रही है ना, दोबारा से यहाँ से फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ से वापस, ये एक साइकिल चली जा रही है, तो ये हो जाएगी आपकी साइक्लिक रिएक्शन। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको वापस भेजने के बजाय आगे भेज देता है, NADP से क्या बन जाता है, NADPH बन जाता है और फिर ये NADPH जो है वो यूज़ कर लिया जाता है केल्विन साइकिल में। अब आप इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे, नॉन साइक्लिक रिएक्शन, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या क्या होता है वो आपको ऑलमोस्ट थोड़ा सा मोटा मोटा बता दिया है। इसके बाद हम फोटो सिस्टम्स पढ़ेंगे, तब आपको ये बताया जाएगा कि यहाँ पे एक्सेप्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद रखना है। अब आ जाता है द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। इसमें क्या क्या होता है, बोले तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन फिक्सिंग या फिर रिड्यूसिंग रिएक्शंस, कंप्लीट द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी यूटिलाइजिंग ATP एंड NADPH टू फॉर्म शुगर। तो अब पीछे वाली साइड पे देखो, एक आपका प्रोडक्ट क्या बना था, ATP, एक आपका प्रोडक्ट बना था NADPH, है ना। दोनों के दोनों जो हैं वो यहाँ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में जो है वो यूटिलाइज कर लिए जाते हैं और इससे क्या बनता है, शुगर बनाता है प्लांट, ठीक है, अपना फूड बनाता है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और शुगर कौन सी बनाता है, ग्लूकोज, याद रख लो। बोला द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस एज द डार्क रिएक्शंस, ठीक है। क्यों कहा गया इनको डार्क रिएक्शंस, बिकॉज इनको डायरेक्टली कोई भी सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये डार्कनेस में ही होंगे, है ना। डार्कनेस से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनके फंक्शनिंग का कोई डार्कनेस से लेना देना नहीं है। डार्क रिएक्शन इनको सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको डायरेक्ट सनलाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ जो डायरेक्ट सनलाइट से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं ATP और NADPH, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से आए, उनकी इनको ज़रूरत होती है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर हेयर। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस are a series of reactions that take place outside the grana in the stroma of the chloroplast। अब समझना ध्यान से, अभी हम क्या पढ़ के आए, हमने बोला कि ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये कहाँ चल रहा था, ये है आपका मान लो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हमने बोला कि ये जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है ना, ग्रेना वगैरह हैं, यहाँ पे PS जो है 1 हो रहा है, यहाँ पे PS2 हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये सारे का सारा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में चल रहा था। लेकिन जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, है ना, ये वाली जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, ये कहाँ हो रही होंगी, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को छोड़ करके ये वाला जो हिस्सा बच गया बाकी,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोमा। तो ये स्ट्रोमा में हो रही होती हैं। तो इतना ध्यान में रखना, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वो थैलेकोइड मेम्ब्रेन में हो रही होती हैं, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं वो कहाँ होंगी, स्ट्रोमा में होंगी। आई होप आई एम क्लियर। अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, दे मे इनिशियली प्रोसीड इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट इन्वॉल्व्ड, बट दे ऑल गो थ्रू कैल्विन साइकिल डिस्कवर्ड एंड एल्यूसिडेटेड बाय डॉक्टर मेल्विन कैल्विन। ये बोलता है कि देखो जो ये रिएक्शन है ना वो प्रोसीड चाहे अलग अलग तरह से हो सकती है हर एक प्लांट में, लेकिन अल्टीमेटली उसको जाना कहाँ है, कैल्विन साइकिल तो परफॉर्म करनी ही करनी है उसको, है ना। कैल्विन साइकिल अगर आपसे पूछ ले किसने डिस्कवर की थी, तो याद रखना है डॉक्टर मेल्विन कैल्विन ने, ठीक है। बोलते हैं इन दिस साइकिल होता क्या है, द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज कंबाइंड विद 5 कार्बन शुगर, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो हवा से ले लेता है और उसको 5 कार्बन का एक शुगर होता है जिसको हम बोलते हैं RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, इसके साथ वो कंबाइन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड देन कंबाइंड मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड थ्रू सेवरल स्टेप्स टू शुगर कॉल्ड ग्लूकोज, ठीक है। और बोलता है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड इस RUBP के साथ मिल करके बहुत सारे स्टेप से गुजरता है और अल्टीमेटली आपको क्या बना के देता है, शुगर बना के देता है, यानी कि ग्लूकोज बना करके देता है, ठीक है। तो कैल्विन साइकिल में एक्चुअली में क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन दीज स्टेप्स आर फर्निश्ड बाय ATP molecules and NADPH produced during the light dependent reactions, ठीक है। बोल रहा है कि अब ये जो कैल्विन साइकिल में शुगर बनानी है, ग्लूकोज बनानी है, इसमें जो भी एनर्जी लगेगी, है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कौन पूरा करेगा, ये जो ATP मॉलिक्यूल्स और ये जो NADPH मॉलिक्यूल्स अभी फोटोसिंथेसिस से बने थे ना, पीछे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से बने थे, वही यूज़ करके जो है ये आगे चल करके ग्लूकोज बना लेता है, राइट। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द शुगर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस आर रिसाइकल्ड व्हाइल अदर आर स्टोर्ड एज स्टार्च और अदर पॉलीसेकेराइड्स। बोल रहा है कि कई कुछ शुगर जो होती है ना, देखो जब कैल्विन साइकिल चलती है ना, तो अभी आपको बताया कि RUBP करके एक शुगर होती है ना, ये प्लांट में ऑलरेडी पड़ी होती है, फिर इसके साथ क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ी तो ग्लूकोज बन जाता है ना। अब ये जो ग्लूकोज बना है ना, प्लांट इसको तो स्टोर कर लेता है, लेकिन इसी साइकिल में ये जो RUBP पड़ी हुई है ना, RUBP वाली शुगर, ये दोबारा रिसाइकिल हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि कई कुछ शुगर्स जो होती हैं जैसे RUBP, ये रिसाइकिल हो जाती हैं C3 साइकिल में, लेकिन कुछ शुगर्स जो प्रोडक्ट हैं कैल्विन साइकिल का, यानी कि ग्लूकोज वगैरह हो गई, इसको प्लांट जो है वो स्टोर कर लेता है, या कई बार पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, ठीक है। समझ गए इतनी बात। अब ये क्या बोल रहा है कि यही ग्लूकोज, देखो स्टार्च का मतलब क्या होता है, बहुत सारा ग्लूकोज आपस में जुड़ा हुआ है ना, ये स्टार्च है। तो ये बोल रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में जो शुगर्स हैं, है ना, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर कर लेता है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है, 2 molecules of 3 कार्बन शुगर कंपाउंड 3PGA, जिसको क्या बोलते हैं 3-phosphoglyceric acid, are the first stable substance produced when carbon dioxide from the air and RUBP are combined and then converted during the light independent reaction। अब आपसे क्या पूछ सकता है सवाल, ये पूछेगा आपसे कि जब कैल्विन साइकिल होती है तो बताओ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनता है। आपको उस दौरान पे याद रखना है 3PGA, ठीक है। 3PGA क्या है, 3-phosphoglyceric acid। ये बोलता है कि जब C3 साइकिल चलती है ना, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस RUBP जो आपकी शुगर है, ये मिलते हैं, ठीक है, ये 3 कार्बन का होता है ना। अब ये आपस में मिलेंगे तो सबसे पहला एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको कहते हैं 3-phosphoglyceric acid। ये स्टेबल प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कैल्विन साइकिल का। उसके बाद ये बोल रहा है सम ग्रासेस एंड मैनी प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स फिक्स कार्बन डिफरेंटली। कई बार कुछ ग्रासेस, है ना, या कुछ एरिड रीजन्स में पाए जाने वाले पौधे जो होते हैं वो कार्बन को डिफरेंट तरीक़ों से ही क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है सब में C3 साइकिल हो, है ना, बट
अब ध्यान से सुनना, बोल रहे दे प्रोड्यूस अ 4 कार्बन एसिड एज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉलोड बाय कैल्विन साइकिल। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं है सब C3 साइकिल से ही फिक्स करें, लेकिन C3 साइकिल से गुजरना हर एक प्लांट को पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, 3 कार्बन का PGA बनता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आराम से C3 साइकिल चल सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, C4 है ना, 4 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जैसे ही 4 कार्बन का कोई एसिड बन गया है ना, उसकी एक अलग साइकिल चलेगी और फिर ये फॉलो होगा C3 कैल्विन साइकिल से गुजरेगा, तब जाकर के पूरी कार्बन फिक्सेशन होगी। राइट, आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है Chlorophyll, the principal pigment of photosynthetic system, absorbs light primarily in the violet to blue and in the red wavelengths। ठीक है, ये बोल रहे जो क्लोरोफिल है ना, जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, ये सबसे पहले प्राइमरली कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, या तो वॉयलेट और ब्लू रेंज वाली को या फिर रेड वेवलेंथ वाली को। बोल रहे दे रिफ्लेक्ट ग्रीन वेवलेंथ, इसीलिए आपको जो प्लांट्स है ना वो ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो प्लांट्स हैं है ना, जो क्लोरोफिल है वो रिफ्लेक्ट कर देता है ग्रीन वेवलेंथ वाली लाइट को, है ना, और बाकियों को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए हमें प्लांट जो है वो कैसे दिखते हैं, ग्रीन कलर में दिखते हैं। बोले दिस वाज फर्स्ट इंडोजेनियसली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय T.W. एंगलमैन इन 1882। ठीक है, तो T.W. एंगलमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्चुअली में ये बताया था कि देखो पूरी की पूरी विजिबल रेंज आपके पास पड़ी हुई है ना, विबग्योर आप पढ़ के आते हो, विबग्योर। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी विजिबल रेंज है, लेकिन इन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है ये वॉयलेट रीजन वाली लाइट है ना और रेड रीजन वाली लाइट को ही कंज्यूम करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रीन वाली को ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, इसीलिए जो प्लांट्स है वो ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। अब कैसे इन्होंने ये प्रूव किया, उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है। ही फोकस्ड अ टाइनी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑन अ फिलामेंट, है ना, सिंगल रो ऑफ सेल्स ऑफ स्पाइरोगायरा ऑफ फ्रेश वाटर एल्गा। तो उन्होंने क्या किया, फ्रेश वाटर एल्गा लिया, स्पाइरोगायरा, और उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा। बोल रहा द एल्गा had been mounted in a drop of water on microscope slide containing bacteria that move towards an oxygen source। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, स्पाइरोगायरा को माइक्रोस्कोप के अंडर ग्रो करवाया और वहाँ पे क्या रख दिया, वाटर दे दिया इसको। ठीक है, और इसके साथ क्या दे दिए, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीजन को एज अ सोर्स यूज करते हैं, है ना, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर सकते हैं। अब बोल रहे द बैक्टीरिया असेंबल्ड इन द ग्रेटेस्ट नंबर अलोंग द एल्गल फिलामेंट इन द ब्लू एंड रेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब इन्होंने क्या बोला कि जो ब्लू और रेड वाले एरिया पे स्पाइरोगायरा थे, उन्होंने तो आराम से वाटर को यूज़ किया, है ना, स्प्लिट किया। अब स्पाइरोगायरा क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, वो ऐसी एक एल्गे है जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करती है। तो इसने क्या किया, वाटर को यूज़ किया, तो वहाँ पे वाटर की जैसे स्प्लिटिंग हुई होगी, यानी कि ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट इवॉल्व हुई होगी, तो ब्लू रीजन पे भी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, रेड रीजन में भी हुई। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो थे जितने भी, उनका यहाँ पे जो काफ़ी बंडल, यहाँ पे काफ़ी ढेर लग गया इन दोनों रीजन्स पे, है ना। वहीं पे बीच वाली साइड पे उन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरियाज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इससे उन्होंने ये बताया, डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द लाइट द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब। तो उन्होंने ये बोला कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, कि जो आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है ना, क्लोरोफिल जो है वो किस रेंज ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर तो वो ब्लू और रेड रीजन वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि वो अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व करेगा, लेकिन बीच वाली जो रेंज है वो इतनी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व नहीं करवा पाती है। ठीक है, ये उनका एक्सपेरिमेंट है, इसको ध्यान से देखो। ये उन्होंने क्या लिया, स्पाइरोगायरा लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका ब्लू वाला रीजन है, ये आपका रेड वाला रीजन है। अब देखो यहाँ पे देखो एरोबिक बैक्टीरिया का कितना सारा ढेर लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो स्प्लिट होकर के बहुत अच्छे अमाउंट में रिलीज हो रही होगी यहाँ भी,
है ना। लेकिन बीच वाली साइड पे इतना नहीं है, क्योंकि ग्रीन वाला रीजन है तो ये क्या होगा, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होगा। यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्सीजन उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही होगी, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आई मीन टू से, है ना। और ऑक्सीजन जो है वो इतनी अच्छी से इवॉल्व नहीं हो पा रही होगी, ठीक है। दूसरा एक और आपको ग्राफ दे रखा है, इसको भी ध्यान में रख लेना। क्या बोल रहा है ये, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताया है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का और कैरोटीनॉइड का, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए देखो आराम से ये 400 है ना, 400 to 700 वाला रीजन होता है ना, ये ब्लू वाला रीजन है और ये रेड वाला रीजन है। तो ब्लू वाले रीजन में आराम से क्लोरोफिल ए जो है वो अच्छी मात्रा में एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, है ना। बी वाला जो है वो भी थोड़ा सा, है ना, ब्लू वाले रीजन से जैसे ही ग्रीन वाली साइड को जाते हो तो वहाँ पे अच्छा सा पीक दे रहा है ना, उस वाले रीजन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा है। और उसके बाद कैरोटीनॉइड है ना, कैरोटीनॉइड भी जो ये वाला रीजन है उसको अच्छे से, उस वाले रीजन की जो लाइट है उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहा है, राइट। और देखो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये रेड वाले रीजन में भी अच्छे से एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं, है ना। अब ये क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल्स इज इन द ब्लू एंड रेड वेवलेंथ, ठीक है। तो ध्यान से देखो ब्लू और रेड वाले रीजन में देखो अच्छे से एब्जॉर्प्शन दिख रही है। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैरोटीनॉइड इज इन द ब्लू ग्रीन टू ग्रीन पार्ट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, और जो कैरोटीनॉइड है वो तो ब्लू ग्रीन रीजन में ही एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, इससे ये साबित हुआ कि ये वाले जो दो रीजन हैं, अगर आपको प्लांट को अच्छे से ग्रो करवाना है और अच्छे से जो ऑक्सीजन है उसकी इवॉल्वेशन करवानी है तो आप उसको दो वेवलेंथ की लाइट जो है वो तो आराम से दो, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये आप ग्राफ ध्यान में रख सकते हो, कई बार जो है वो कई बार इससे पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अब किसकी, फोटो सिस्टम्स की, ठीक है, कि फोटो सिस्टम्स काम कैसे करते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, क्या क्या होता है, सब कुछ, ठीक है। बोल रहे द टू टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक यूनिट्स प्रेजेंट इन मोस्ट क्लोरोप्लास्ट मेक अप फोटो सिस्टम्स नोन एज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। बोला दो अलग अलग टाइप की फोटोसिंथेटिक यूनिट्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1, एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2। ये वाली डिस्कवर पहले हुई थी लेकिन ये काम बाद में करती है ना। और फोटो सिस्टम 2 जो है वो डिस्कवर बाद में हुई थी लेकिन एक्चुअल में ये काम पहले करती है। वाइल बोथ फोटो सिस्टम प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है, दोनों के दोनों फोटो सिस्टम एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट हैव फोटो सिस्टम 1 एंड 2 कैन प्रोड्यूस NADPH एंड ऑक्सीजन एज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, वही ऑर्गेनिज्म सिर्फ, है ना, जिनमें फोटो सिस्टम 1 है और 2 है, दोनों होने चाहिए, वही जो है वो NADPH और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो ये वाला जो प्रोडक्ट है NADPH जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो शुरुआत से बेसिक से आपको दिखाया है कि लीफ है, लीफ के अंदर क्या है, मीजोफिल सेल्स हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, छोटा सा एक क्लोरोप्लास्ट आपको उठा करके दिखाया है ना। अब ये देखो क्लोरोप्लास्ट के बाहर वाला जो एरिया, इसको हम कहेंगे स्ट्रोमा। कौन सी रिएक्शन चलेंगी, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है। और ये जो सारा स्टैकिंग वाला रीजन है ये कौन सा है, ये है आपका ग्रेना वाला रीजन, ठीक है। और ये आपको एक थैलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। थैलेकोइड्स भी कह लो, इसको ग्रेना भी कह लेते हैं, एक सिंगल को, है ना, ग्रैनम कहते हैं एक सिंगल को, ओके। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस चल रही होंगी वो कौन सी होंगी, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, ठीक है। इस तरह से रिलेट करके पढ़ना। अब उसके बाद थैलेकोइड मेम्ब्रेन पे क्या क्या चल रहा है वो आपको यहाँ दिखाया है, ठीक है। शुरुआत क्या होगी, जैसे ही आपको एनर्जी जो है सनलाइट, है ना, सनलाइट मिली, किस पे पड़ी, फोटो सिस्टम 2 पे पड़ी। अब फोटो सिस्टम 2 में ये एक कॉम्प्लेक्स दिखाया है, इसको नाम दिया है P680। P680 क्यों दिया है, क्योंकि रेड लाइट का कौन से वाला, P680 वाली जो वेवलेंथ होती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है ना। उसको एब्जॉर्ब किया, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद एक्साइट हुए होंगे तो यहाँ पे एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बैठा होता है, किसका, फोटो सिस्टम 2 का, जिसको हम क्या कहते हैं, फियोफाइटिन, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि रिएक्शन चल रही है ना, और फोटो सिस्टम 1 से रिएक्शन शुरू हुई है, बताओ पहला एक्सेप्टर
है ना मॉलिक्यूल रिसेप्टर इलेक्ट्रॉन्स का कौन होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन होगा, फियोफाइटिन। ये भी देख लेना किसका पूछ रहा है, फोटोसिस्टम 2 का अगर पूछेगा तो फियोफाइटिन, और फोटोसिस्टम 1 का पूछेगा तो आपको याद रखना है आयरन सल्फर सेंटर, ठीक है, FeS। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखो, अब क्या हुआ, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो फियोफाइटिन के पास पहुँच गया, ठीक है। अब ये फियोफाइटिन इसको आगे किसके पास भेजेगा, ये आपका पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन बैठा हुआ है, प्लास्टोक्यूनोन बैठा हुआ है पहले, है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजा, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये प्लास्टोक्यूनोन के पास ADP प्लस, है ना, PI जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये पड़ा होता है, ये इसकी प्रेजेंस में ATP में इसको कन्वर्ट कर देता है और ये हमारा पहला प्रोडक्ट बन के तैयार। फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे साइटोक्रोम B6F के पास जाते हैं, फिर वहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हैं। प्लास्टोसाइनिन इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देता है, P700 को, जो कि फोटोसिस्टम 1 का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब यहाँ से देखो वेवलेंथ जो थी वो कौन सी आई थी, 680 वाली वेवलेंथ आई थी, है ना। हमेशा ये याद रखना कम वाली वेवलेंथ आती है, ठीक है। जैसे 400 की वेवलेंथ अगर आई, है ना, यहाँ से एमिट जो होगी वो हमेशा इससे ज़्यादा वाली वेवलेंथ होगी, ठीक है। जैसे कि 420 की वेवलेंथ हो सकती है, 440 की वेवलेंथ हो सकती है। वैसे ही यहाँ पे 680 नैनोमीटर की लाइट जो है ना, वो आई थी, और यहाँ पे कौन सी वाली पहुँची, एमिट जो हुई होगी वो कौन सी हुई होगी, 700 की। इसीलिए इस लाइट को किसने अब्जॉर्ब कर लिया, फोटोसिस्टम 1 ने अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो अब लाइट से 700 नैनोमीटर वाली जो लाइट है उसको कौन अब्जॉर्ब करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा हमारा फोटोसिस्टम 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आए, लाइट आई, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हो गए दोबारा। अब यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है वो बैठा हुआ है आयरन सल्फर सेंटर, यानी कि FeS जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, और अगर ये दोबारा इनको भेज देता है कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यानी कि ये साइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर इसने इसको दोबारा नहीं भेजा और आगे भेज दिया इस साइड पे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर कौन ले लेगा, फेराडॉक्सिन ले लेगा, ठीक है। फेराडॉक्सिन के बाद FAD फ्लेवोप्रोटीन जो कहते हैं जिसको, है ना, तो फ्लेवोप्रोटीन इसको ले लेगा, और यहाँ पे फ्लेवोप्रोटीन जो है वो NADP की रिडक्शन हो जाती है किसमें, NADPH में। ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब क्योंकि इसने यहाँ से इसको आगे भेज दिया, अब ये कौन सी रिएक्शन है, नॉन साइक्लिक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक रिसाइकलिंग नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स जो वो आगे चले गए दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए, राइट। आई होप इतना आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा दोनों फोटोसिस्टम्स के बारे में, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 पहले होता है, उसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, P680, ठीक है। फिर ये जो लाइट है 700 वाली, है ना, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिस्टम 1। तो पहले फोटोसिस्टम 2 होता है फिर 1 होता है, ठीक है। दोनों के इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर याद रखना, फोटोसिस्टम 2 का कौन है, फियोफाइटिन, ठीक है, और फोटोसिस्टम 1 का कौन है, FeS। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है ईच फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑफ फोटोसिस्टम 1 कंसिस्ट ऑफ 200 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल A, ठीक है। ये बोल रहा है ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है ना आपकी, ठीक है, इसमें लगभग कितने 200 या उससे भी ज़्यादा क्लोरोफिल A के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड पिगमेंट एंड प्रोटीन अटैच्ड and a special reaction center molecule of chlorophyll is called as P700। ये सारा मिलकर के फोटोसिस्टम 1 बनाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ठीक है। ये है आपके एंटीना पिगमेंट, है ना, जिसमें कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल B ये सब कुछ पड़ा होता है। इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ लाइट को ट्रैप करना, है ना। और ये जो P700 ये है आपका कौन सा, रिएक्शन सेंटर, जिसमें एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक्साइट होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आराम से क्या क्या पड़ा हुआ है, आराम से आपके पास क्या पड़ा हुआ है, क्लोरोफिल B पड़ा हुआ है ना, कैरोटीनॉइड पिगमेंट पड़े हुए हैं, प्रोटीन इनके साथ अटैच्ड हैं, है ना, और उसके बाद रिएक्शन सेंटर पड़ा हुआ है कौन सा, P700, ठीक है। तो जो बाकी चीज़ें हैं वो सारी कहाँ पड़ी होंगी, एंटीना पिगमेंट में। ये लाइट को ग्रैब करेंगी और कहाँ भेजेंगी, रिएक्शन सेंटर की साइड को, यानी कि P700 की साइड को। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, ठीक है।
ओके बोल रहा है ऑल्दो ऑल पिगमेंट्स ऑफ द फोटो सिस्टम कैन एब्जॉर्ब फोटोन्स, ठीक है, जितने भी पिगमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है सबका काम है फोटोन्स को एब्जॉर्ब करना। द रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल इज द ओनली वन दैट कैन एक्चुअली यूज द लाइट एनर्जी, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ये जो रिएक्शन सेंटर है ना P700 वाला, ये वाला गोला, ये एक्चुअली में सिर्फ इस पूरी की पूरी लाइट को यूज कर रहा है, बाकियों का काम तो सिर्फ एब्जॉर्ब करके इसको लाइट को देना है, ठीक है। इसको एंटीना पिगमेंट्स भी बोल सकते हो आप इसको पूरे का पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, राइट। अभी बोल रहे द रिमेनिंग फोटोसिस्टम पिगमेंट्स आर कॉल्ड एंटीना पिगमेंट्स बिकॉज टुगेदर दे फंक्शन समवट लाइक एन एंटीना इन गैदरिंग एंड पासिंग लाइट टू द रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी एंटीना पिगमेंट यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पिगमेंट्स पड़े होंगे उनका काम है सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करके किसको देना, P700 को या P680 को, ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये बोल रहा है आयरन सल्फर प्रोटीन फर्स्ट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम P700, ठीक है। याद रखो अभी बताया मैंने आपको फोटोसिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है, आयरन सल्फर सेंटर, ठीक है, FeS बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे फोटोसिस्टम 2 का पूछ लेता तो आपको याद रखना है कौन है, फ्यूफाइटिन, क्लियर है। अभी बोल रहा है अ फोटोसिंथेटिक यूनिट ऑफ फोटोसिस्टम 2 कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, है ना, अटैच्ड टू प्रोटीन, अ लिटिल क्लोरोफिल बी एंड रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। दीज स्पेशल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड P680, ठीक है। अब ये फोटोसिस्टम 2 के बारे में बता रहा है कि वहाँ पे भी क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स, ये सब सारे के सारे पिगमेंट जो हैं वो पड़े हुए हैं एंटीना पिगमेंट में, है ना, और इनका काम क्या है, लाइट को ट्रैप करना और P680 जो कि रिएक्शन सेंटर है वहाँ पर इसको भेजना, ठीक है। अभी बोल रहे द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कॉल्ड फियोफाइटिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन फोटोसिस्टम 2। तो यहाँ पे जो फोटोसिस्टम 2 है उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन होगा, फियोफाइटिन, राइट। अगर आपसे पूछ ले कि पूरा का पूरा फोटोसिस्टम 2 चल रहा है, फोटोसिस्टम 1 चल रहा है, अब बताओ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, तो हमेशा याद रखना फोटोसिस्टम 1 पहले होता है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगा, फियोफाइटिन के पास आएगा, राइट, क्लियर है। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वाटर स्प्लिटिंग की, जिसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है आपके रिएक्शन सेंटर में, है ना। अब वहाँ पे लाइट जो है वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर इसको कहाँ भेज रहे हैं, रिएक्शन सेंटर की तरफ। यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फोटोन्स की वजह से ये वाटर स्प्लिटिंग होती है और इसमें से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। कैसे होता है प्रोसेस, सब कुछ देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है व्हेन फोटोन्स ऑफ लाइट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय P680, P680 लिख दिए, यानी कि फोटोसिस्टम 2 चल रहा होगा पहले, ठीक है। ये बोल रहा है कि फोटोन ऑफ लाइट जो है ना, वो P680 जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 रिएक्शन सेंटर लोकेटेड नियर द इनर सरफेस ऑफ द थैलेकोइड मेम्ब्रेन। द लाइट एनर्जी बूस्ट इलेक्ट्रॉन टू अ हाई एनर्जी लेवल, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे, है ना। दिस इज रेफर टू एज एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। नाउ अब ये क्या बोल रहा है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर अनस्टेबल एंड कैन रैपिडली रिवर्ट इनटू देयर लोअर एनर्जी लेवल। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स अभी एनर्जी गेन करके हाईली एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे थे, वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनस्टेबल और वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल में वापस आने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत जल्दी ही वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ जाते हैं, ठीक है। रिलीजिंग एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जैसे जैसे अभी हायर, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर स्टेट में पहुंचा, अब इसको अपनी ग्राउंड स्टेट में अगर वापस आना है तो जो एनर्जी इसने ली थी वो रिलीज करनी पड़ेगी। तो ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है उसको रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स आर पास्ड टू एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। बोलते हैं लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है ये अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस नहीं आता, बल्कि इसको कौन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, है ना। जैसे ये फोटोसिस्टम 2 की बात हो रही है तो यहाँ पे कौन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, फियोफाइटिन। एट द बिगिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
ठीक है। और फिर ये जो फियोफाइटिन है वो इसको किस में भेजता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। बोल रहा है फ्रॉम फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन्स आर शटल्ड टू अनदर एक्सेप्टर, है ना। ये अनदर एक्सेप्टर कहाँ बैठा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बैठा होगा, जिसका नाम है प्लास्टोक्यूनिन विद इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। बोल रहे प्लास्टोक्यूनिन जो है वो एक मोबाइल कैरियर होता है ना, एंड मूव्स थ्रू द लिपिड बाइलेयर टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है प्लास्टोक्यूनिन। तो ये क्या करता है, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड को मूव कर जाता है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या करता है, अनलोडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू दी साइटोक्रोम्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो साइटोक्रोम बैठा हुआ है, अभी हमने देखा ना, यहाँ पे देखो ये प्लास्टोक्यूनिन था, है ना। ये पहले थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर आउटसाइड वाली साइड पे बैठा होगा, क्योंकि इसको फियोफाइटिन से क्या लेने हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये अंदर वाली साइड पे चला जाएगा, इनर साइड पे ये किसको देगा, फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा, ट्रक की अनलोडिंग होती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की अनलोडिंग कर देता है किस पे, साइटोक्रोम B6F पे। फिर साइटोक्रोम B6F से कहाँ जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन जो है वो फिर इसको फोटोसिस्टम 1 में भेज देता है, राइट, ओके। हाँ, अब ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर बाय मैंगनीज कंटेनिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये बोल रहा है कि जो रिएक्शन सेंटर है ना, जहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हुई, वहाँ से वाटर की स्प्लिटिंग होने के बाद आपको 4 जो थे प्रोटोन आयंस मिले थे, है ना, और 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मिले थे, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये याद रखना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर आप तोड़ोगे तब ये मिलेगा। अगर 1 मॉलिक्यूल है तो सब कुछ इसका हाफ हो जाएगा, 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ मॉलिक्यूल ऑफ O2, ठीक है। तो ये ध्यान रखना वहाँ क्या लिखा हुआ है। अभी बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कौन एक्सट्रैक्ट कर रहा है इसमें से, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स होता है, क्या बोलते हैं, मैंगनीज कंटेनिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC, ठीक है। ये बोलता है रिप्लेस द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय P680 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो यहां से ध्यान से देखना, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको देखो। ये कह रहा है कि देखो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो गए तो फिर यहाँ पे जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी भरपाई कौन करेगा, तो हम बोल रहे हैं कि जो आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स है, मैंगनीज कंटेनिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC कॉम्प्लेक्स, ये जो यहाँ P60 से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, उनकी भरपाई ये OEC कॉम्प्लेक्स कर देता है। यानी कि यहाँ से मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आगे चले गए, ये दोबारा से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और यहाँ दे देगा, ठीक है। तो इनकी भरपाई जो P680 से हो रही है ना, जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो वो P680 मॉलिक्यूल से निकलते जा रहे हैं, उनकी भरपाई कौन करता है, मैंगनीज कंटेनिंग ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। It has been suggested that there is no oxidation, that there is an oxidation reduction system, है ना। तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चलता रहता है, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम बन जाता है, यूजुअली डेजिग्नेटेड एज Z चेन, ठीक है। तो ये जो भरपाई कर रहा है ना आपका OEC वाला कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं Z चेन, ठीक है, ऑपरेटिंग बिटवीन वाटर एंड P60। तो आपको ये याद रखना है कि जो Z चेन चलती है ना, कई बार ये पूछ लेता है, तो वो किसके बीच में चलती है, क्योंकि अब ये जो वाटर है वो स्प्लिट होगा, इसी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फर्दर 680 में, है ना, फोटोसिस्टम 2 में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर लॉस्ट हो गए तो इसकी भरपाई कौन करेगा, OEC कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाल दिए इसने, फिर दोबारा से ये लॉस्ट हुए, फिर दोबारा से डाल देगा। ये जो भरपाई है ना, पूरी चेन चल रही है, इसको Z चेन कहा जाता है। कई बार पूछ लेता है किसके बीच में होता है, तो वाटर और P60 जो आपका रिएक्शन सेंटर है उसके बीच में ये चेन चलती है ना। किसको लेके चलती है, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के। अब ये बता रहा है रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस इंडिकेट दैट फॉर ईच 2 वाटर मॉलिक्यूल्स दैट आर स्प्लिट, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल वाटर के टूटे तो क्या क्या मिलेगा उसके बारे में आपको बताया है। बोल रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद 4 प्रोटॉन्स एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है, आई होप ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, अब ये बात कर रहा है कि हमने ये समझ लिया कि वाटर कैसे टूटेगा, है ना। वाटर के टूटने के बीच में और 680 के बीच में, P680 के बीच में, रिएक्शन सेंटर के बीच में Z चेन चलती है। किसकी वजह से चलती है? तो आपको ये याद रखना है, कॉम्प्लेक्स OEC कॉम्प्लेक्स, है ना। और इसमें याद रखना जो मैंगनीज है ना वो इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज जो है वो एक्चुअली में पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लेकर के बैठा होता है, फिर ये 2 2 2 2 ऐसे देता रहता है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट बात की है इलेक्ट्रॉन फ्लो की। इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे हो रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जब होता है तो क्या बनता है? ATP, है ना। तो ATP बनने का मतलब क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रही है, राइट। तो ये समझाया है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो से कैसे फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, कैसे ATP बनेगी, राइट। अब देखो क्या बोल रहा है, द हाई एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्लास्टोक्यूनिन। अब देखो यहाँ पे हाई एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्लास्टोक्यूनिन क्यों लिखा है, ठीक है, फियोफाइटिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन फ्लो में अगर पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है तो आपको लिखना पड़ेगा कौन? प्लास्टोक्यूनिन, ठीक है। अगर फोटो सिस्टम 2 का पूछा है उस टाइम पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? फियोफाइटिन, ठीक है। फियोफाइटिन ने जब इसको इलेक्ट्रॉन फ्लो चेन में भेजा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो सिस्टम में भेजा था, तो वहाँ पे पहला जो मॉलिक्यूल एक्सेप्टर बैठा हुआ था वो प्लास्टोक्यूनिन था, राइट। अब ये बोल रहा है कि ये वाला जो प्लास्टोक्यूनिन मॉलिक्यूल है ना, इट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2, ठीक है। अब ये जो प्लास्टोक्यूनिन ने इलेक्ट्रॉन्स ये लेकर के बैठा हुआ है, कहाँ से आए ये इलेक्ट्रॉन्स? फोटोसिस्टम 2 से आए ये इलेक्ट्रॉन्स, टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये आगे पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चलाता है, विच फंक्शन समथिंग लाइक डाउन हिल बकेट ब्रिज, ठीक है। तो किसकी तरह काम करता है? डाउन हिल बकेट ब्रिज की तरह काम करता है। देखो कैसे बोल रहे, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है ना, ये एक्चुअली में वो पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिखाया हुआ है, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो वाला पार्ट, ठीक है। इससे पीछे जो था वो पूरा PS2 जो है वो सब कुछ चल रहा होगा, और इससे आगे जो है वो पूरा का पूरा PS1 चलेगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला पार्ट दिखाया है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइटोक्रोम्स, ठीक है। तो ये जो आपको ये दिख रहे हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स वगैरह दिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। इनके पास क्या होता है, जो भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनके पास आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। बोल रहे हैं एंड अदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स, और अदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो आगे से आगे, एक कॉम्प्लेक्स से आगे, फिर अगले से आगे, ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। प्लस प्लास्टोसाइनिन, अ प्रोटीन दैट कंटेन्स कॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने वहाँ पे भी देख के आए थे, ठीक है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो दोबारा, ये था साइटोक्रोम B6F भी लिखा हो यहाँ पे, है ना। तो F से याद रख लो, यहाँ पे क्या होता है, आयरन पिगमेंट्स होते हैं, और भी अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को आगे भेजने में हेल्प करते हैं। और फिर ये प्लास्टोसाइनिन आ गया, ठीक है। अब प्लास्टोसाइनिन में याद रखो ये एक ऐसी प्रोटीन है जिसके पास क्या प्रेजेंट होता है? कॉपर प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये बोल रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन पास अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द प्रोटॉन्स सब्सिक्वेंटली मूव अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन बाय केमियोस्मोसिस, ठीक है। ये एक अलग प्रोसेस है, इसको जब आप एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना वो पढ़ते हैं तब आपको ये पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये बोलता है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो PS2 से निकला, है ना, PS2 के बाद वो फियोफाइटिन के पास गया, फिर वो प्लास्टोक्यूनोन के पास गया, फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स चेन चल रही है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है। बोले जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास होते जाते हैं ना, आप ये ध्यान में रखो हर एक जो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, हर एक कॉम्प्लेक्स जो है वो इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्या करता है, प्रोटॉन्स को रिलीज करता रहता है, ठीक है। और कैसे करेगा? केमियोस्मोसिस कहते हैं इसको,
ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स से नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट से नेक्स्ट पे गया, ऐसे कॉम्प्लेक्स पे चलते जाएंगे। ये देखो ये क्या कर रहा है, आपके प्रोटॉन्स जो हैं उनको थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में रिलीज करता जा रहा है, ठीक है। और बोलता है एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडीपी इन द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जैसे 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 यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव करता जाता है। अब इलेक्ट्रॉन तो आगे चला गया, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से प्लास्टोक्यूनोन के बाद वो PS1 में भेज दे रहा था, तो फिर एटीपी कैसे बनी? तो यहाँ पे एटीपी सिंथेज है ना, एटीपी सिंथेज करके ये एंजाइम यहाँ पे बैठा होता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में। और ये जो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे थैलेकॉइड स्पेस में पड़े होते हैं ना, अभी मैंने बोला कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में रिलीज होते जाते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे में जंप करता है ना। तो ये लगभग है ना 4 प्रोटॉन्स जब यहाँ से गुजरेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे मतलब पूरा का पूरा रोटेट होता है। जैसे ही ये 4 प्रोटॉन्स यहाँ से गुजरे तो एक एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलते हैं तो एटीपी बनता है। और ये जब मिलेंगे कैसे, ये इसकी मूवमेंट की वजह से है ना, गोल घूमने की वजह से ये आपस में रिएक्ट करते हैं। और इसको घुमाएगा कौन? तो ये जो होती है ना प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं इसको, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। 4 आपके जो प्रोटॉन्स हैं है ना वो इसके बीच से गुजरते हैं, ये जो है वो गोल घूमता है, गोल घूमने की वजह से एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं और एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हो गया है। फाइन, उसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि अब क्या होगा। अब ये बोल रहा है अ समवट सिमिलर सीरीज ऑफ इवेंट्स अकर इन फोटोसिस्टम 1। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो जंप किया एक कॉम्प्लेक्स से, फिर दूसरे से ऐसे। ये बोलता है कि इसी सीरीज में आगे फोटोसिस्टम 1 में भी ऐसा होता है, ठीक है। बोल रहे व्हेन प्रोटॉन्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय P700, ठीक है, मॉलिक्यूल्स इन अ फोटोसिंथेटिक यूनिट। अब फोटोसिस्टम 1 में कौन सा रिएक्शन सेंटर है? P700। बोल रहा है कि जब ये P700 जो है वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो द एनर्जी एक्साइट्स इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पीछे से आए वो दोबारा एक्साइट हो जाएंगे, विच आर ट्रांसफर्ड टू एन आयरन सल्फर रिसेप्टर, ठीक है, द मॉलिक्यूल डेजिग्नेटेड एज FeS। तो आयरन सल्फर सेंटर जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। तो प्राइमरी रिसेप्टर PS1 का कौन हुआ? आयरन सल्फर रिसेप्टर यानी कि FeS। बोला दिस इज देन पासेस इलेक्ट्रॉन टू अनदर आयरन सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल दैट इज फेराडॉक्सिन, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से पीछे देखो यहाँ, ठीक है, यहाँ से ये बोल रहा है कि दोबारा से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, FeS के पास गए, अब ये दोबारा से किसको देगा? फेराडॉक्सिन को देगा। ये भी आयरन कंटेनिंग सेंटर होता है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, आयरन सल्फर कंटेनिंग एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, है ना। तो ये क्या है? फेराडॉक्सिन। अब यहाँ से जो FeS से इलेक्ट्रॉन्स आए वो इसने किसको दे दिए? इस फेराडॉक्सिन को दे दिए। बोलता है विच इन टर्म रिलीजेज देम टू अ कैरियर मॉलिक्यूल डेजिग्नेटेड एज FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये बोलता है कि फर्दर ये जो फेराडॉक्सिन है ये उन इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देता है? फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कैरियर मोबाइल होता है, जो कैरियर मॉलिक्यूल होता है जो, उसको ये दे देता है, ठीक है। अब ये फैड क्या करेगा? इट कंटेन्स फ्लेवोप्रोटीन। इसमें क्या होता है? फ्लेवोप्रोटीन होता है विच असिस्ट इन द रिडक्शन ऑफ किसका? NADP का। किसमें? NADPH में। तो ये जो फ्लेवोप्रोटीन है जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ये क्या करता है? रिडक्शन कर देता है NADP की, किसमें? NADPH में। द इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम द P700 मॉलिक्यूल आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2। अब ये क्योंकि देखो PS1 से भी तो बाहर निकलने हैं इलेक्ट्रॉन्स, अब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो पीछे से ही आएंगे ना, और पीछे क्या चल रहा है? PS2 चल रहा है। तो ये बोलता है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन PS1 से रिमूव हो जा रहे हैं उनकी रिकवरी कौन करेगा? PS2 करेगा, ठीक है, वाया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आउटलाइंड प्रीवियसली, ठीक है। और कैसे आएंगे ये इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्रॉस करते हुए आएंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे आपको अभी मैंने बता दिया ATP बनेगी। ATP के बाद जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे
दोबारा से साइकिल चलेगी, कहाँ जाएगा सबसे पहले, आयरन सल्फर सेंटर की तरफ, उसके बाद फेराडॉक्सिन के पास, उसके बाद फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के पास, और फाइनली जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है उसके पास फ्लेवोप्रोटीन होती है, वो NADP को रिड्यूस कर देती है NADPH में, आपके पास दूसरा प्रोडक्ट बन के भी तैयार है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे PS1 से भी, तो पीछे से रिकवरी जो है वो कौन करेगा, PS2 ही आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा, राइट। But this overall movement of electrons from water to photosystem 2 to photosystem 1 to NADP is called non-cyclic electron flow। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये साइकिल जो है वो कहाँ से, वाटर स्प्लिटिंग से होते हुए फोटोसिस्टम 1 में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये आगे फोटोसिस्टम 2 में जाते हैं पहले, फिर 1 में जाते हैं, उसके बाद जो है वो NADP की फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो एक ही डायरेक्शन में चल रही है ना साइकिल, इस डायरेक्शन में, है ना। तो यानी कि ये कैसी हुई, नॉन साइक्लिक, राइट। ओके, अब ये बोल रहा है कि बिकॉज इट गोज इन वन डायरेक्शन, इसलिए कैसी हुई, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ। बोल रहे कि फोटोसिस्टम 1 जो है वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकता है फोटोसिस्टम 2 के। ठीक है, मान लो कि फोटोसिस्टम 2 जो है वो पीछे से इलेक्ट्रॉन्स नहीं भेज रहा है, अब क्या उस केस में फोटोसिस्टम 1 अपना काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल करेगा, लेकिन उस केस में ये काम कैसे करेगा वो देखो। ये बोलता है व्हेन इट डज द इलेक्ट्रॉन्स बूस्टेड फ्रॉम द, कहाँ से, P700 वाले रिएक्शन सेंटर से, रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 1 आर पास्ड फ्रॉम फेराडॉक्सिन टू प्लास्टोक्यूनिन इंस्टेड ऑफ NADPH। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये सब कुछ सेम ऐसे ही चलेगा, है ना। ऊपर आपका कौन होगा, FES होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, फेराडॉक्सिन के पास जाएगा। ठीक है, अब ये बोलता है कि जब ये फेराडॉक्सिन के पास पहुंच गया तो ये फर्दर फेराडॉक्सिन जो है ना ये FAD को इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको देता है, किसको देगा, प्लास्टोक्यूनोन को देगा। ठीक है, आई होप इतना आपको जो चीज़ है वो क्लियर हो गई है कि फेराडॉक्सिन जो है वो यहाँ पे प्लास्टोक्यूनोन को दे देगा, प्लास्टोक्यूनोन दोबारा जो है वो P700 को इलेक्ट्रॉन देता है, और ये जो साइकिल है वो आपस में चलती रहती है, और इसको कहा जाता है साइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ये कह रहा है कि ये चला गया यहाँ पे 700 के पास, ये FES जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फेराडॉक्सिन को देता है, लेकिन ये फेराडॉक्सिन आगे यहाँ नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, ये जो है वो कहाँ दे देगा, इधर प्लास्टोक्यूनोन के पास। ठीक है, तो अब ये जो है वो पूरी की पूरी क्या चल रही है, देखो एक साइक्लिक चेन चल रही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं पे घूमे जा रहा है, फेराडॉक्सिन से आगे FAD के पास नहीं जा रहा, क्योंकि अगर FAD के पास जाता तो इसके पास फ्लेवोप्रोटीन है, वो इस NADP को NADPH में रिड्यूस कर देती और फिर नॉन साइक्लिक जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता। ठीक है, आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओके, अब क्या बोल रहा है, ATP जनरेटेड बाय साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड एज साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब क्योंकि देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा ही रहा है, इलेक्ट्रॉन बार बार जा रहा है ना, चाहे साइक्लिक है चाहे नॉन साइक्लिक है। साइक्लिक में जब ये बार बार जा रहा है तो ये ATP बनेगी, और ये ATP बस साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाएगी, बस दैट्स इट, इतने सी बात कही गई है। ठीक है, but water molecules are not split and neither NADPH nor oxygen is produced in this process। अब ये बोल रहा है कि देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ATP तो बन रही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बार बार वही इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, यानी कि कोई भी नई वाटर की स्प्लिटिंग जो है वो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग नहीं होती, और क्योंकि फेराडॉक्सिन जो है वो आगे है ना फ्लेवोप्रोटीन के पास नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन, यानी कि NADPH भी नहीं बनेगा, और क्योंकि वाटर की ही स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो O2 भी इवॉल्व नहीं होगी। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक में ये सब कुछ होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है, NADPH बनता है, ATP बनती है, लेकिन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर चल रहा है तो उसमें फोटोसिस्टम 2 काम नहीं करता है, फोटोसिस्टम 1 अपना काम जो है वो करता रहता है, लेकिन जो एक ही आपका
इलेक्ट्रॉन है ना, वो बार बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घूमता रहता है, जिसमें सिर्फ ATP बनती है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। NADPH नहीं बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होंगे, ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगी। राइट, आई होप इतना आपको जो है वो क्लियर हो गया है। फोटो सिस्टम हमने अच्छे से जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो, अब हमने क्या देखा कि NADPH और ये सब कुछ जो है वो जितने भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस थे वो हो गए, उनके प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए ATP और NADPH। अब वो कहाँ जाएंगे? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, जहाँ पे सबसे पहला काम क्या होता है, केल्विन साइकिल चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है ना, ये होती है कहाँ? स्ट्रोमा में, है ना। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा रीजन होता है वहाँ पे होती है। और 5 मेन स्टेप्स में इसको समझाया है कि कैसे कैसे होती है। ये बोलता है सबसे पहले 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर कंबाइन विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जिसको RUBP कह रहे हैं, है ना। द 5 कार्बन शुगर कॉन्टिन्यूली बीइंग फॉर्म्ड वाइल फोटोसिंथेसिस इज अकरिंग। ठीक है, ये बोलता है कि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आता है और अंदर RUBP शुगर जो है ये ऑलरेडी पड़ी होती है। ठीक है, ये सब कुछ बन रहा होता है जब भी फोटोसिंथेसिस हो रही होती तब। बोलता है विद द एड ऑफ द एंजाइम रुबिस्को। ठीक है, कौन इनके ऊपर काम करेगा? कौन सा एंजाइम आएगा? रुबिस्को। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज ये कब काम करेगा? जब कार्बन फिक्सेशन करनी है। मान लो कि एटमॉस्फेयर में इतनी कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो उस टाइम पे ये कार्बन को ना यूज़ करके ऑक्सीजन की फिक्सिंग करने लग पड़ता है। उस टाइम पे हम इसको कहते हैं रुबिस्को ऑक्सीजनेस। ठीक है, RUBP ऑक्सीजनेस। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यही सेम एंजाइम कार्बन फिक्सेशन भी करता है और ऑक्सीजन फिक्सेशन भी करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किसकी मात्रा जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है। अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो कार्बन की फिक्सेशन करेगा, तब आप इसको RUBP कार्बोक्सिलेज कह देते हो। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की फिक्सिंग करने लग पड़ता है, जिसको हमने अभी आपको पीछे बताया था कि फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं, जो वेस्टफुल प्रोसेस होता है ना। तो ये ऑक्सीजन की फिक्सिंग भी कर सकता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है द रिजल्टिंग 6 कार्बन अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्सेस है ना, आर इमीडिएटली स्प्लिट इनटू 12 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स नोन एज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि जब RUBP, ठीक है, RUBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिले थे, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंगली आप देख लेना, है ना, कि अगर ये 3 कार्बन का है, ठीक है, अब अगर 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आ जाएगा तो जो बनेगा वो 4 कार्बन का होगा। ठीक है, तो वो आप सबको पता है, नॉर्मल चीज़ है ना। यहाँ पे आपको जो है वो 6 मॉलिक्यूल के हिसाब से बताया है कि 6 कार्बन के मॉलिक्यूल आए और किसके साथ मिले? 6 मॉलिक्यूल्स के साथ, 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। और एक जो RUBP का मॉलिक्यूल होता है ना, वो कितने का होता है? सॉरी, 5 कार्बन का होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, अब ये बोल रहा है द रिजल्टिंग 6 कार्बन अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस आर इमीडिएटली स्प्लिट इनटू 12 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये बोलता है कि पहले जो क्या हुआ होगा, 6 मॉलिक्यूल्स बने होंगे 6 कार्बन के कंपाउंड्स के। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अनस्टेबल थे तो ये डायरेक्टली स्प्लिट हो गए 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभी हम पीछे पढ़ के आए 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अभी बोल रहा है कि ये जो 3PGA बना ना, ये है आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये हम बात कर चुके हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है केल्विन साइकिल का, दैट इज 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब ये बोल रहा है तीसरे स्टेप में क्या होगा? द NADPH which has been temporarily holding the hydrogen and electrons released during the light dependent reaction। ठीक है, तो NADPH आया
और कौन आया, ATP, ऑल्सो फ्रॉम दी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये दोनों कहाँ से आए, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से आए। दिस सप्लाई एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट आर केमिकली reduce the 3-PGA to 12 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate। ठीक है, तो ये कहता है कि ये जो अनस्टेबल आपका बन गया था 3-PGA, इसको 12 molecules of ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate में बदलने के लिए जो एनर्जी और जो भी इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ से पूरी हुई, NADPH से और ATP से पूरी हुई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ईजी है ये। ठीक है, इसको एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को दोबारा रिपीट में सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 of the 12 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate molecules आर रिकंस्ट्रक्टेड। ठीक है, आपके पास टोटल 12 मॉलिक्यूल्स बने थे, उसमें से जो 10 हैं ना वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होते हैं यूजिंग अनदर 6 ATPs। ठीक है, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट होते हैं 6 ATPs को यूज़ करके, और ये क्या बन जाते हैं, 5 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। ठीक है, कि RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं, हर एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन का होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है 12 आपके पास पूरे बने थे ना, 12 आपके पास ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate के मॉलिक्यूल बने थे, इसमें से जो 10 हैं वो दोबारा ATP को यूज़ करके RUBP में बदल जाते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था केल्विन साइकिल में RUBP जो शुगर है ना वो दोबारा रिसाइकल हो जाती है और जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है। ठीक है, तो ये रिसाइकल कैसे हो रही है उसको समझो कि जब कार्बन फिक्सिंग होने के बाद 3-PGA बना था, 3-PGA अनस्टेबल था, इसीलिए वो 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate में बदल गया था। ठीक है, अब ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate है ये क्या करेगा, ये 12 मॉलिक्यूल्स बने थे पूरे, लेकिन इसमें से 10 जो हैं वो ATP को यूज़ करके दोबारा RUBP में बदल जाते हैं, और जो पूरा का पूरा केल्विन साइकिल है वो दोबारा से रिसाइकल, दोबारा से शुरुआत से चलता रहता है। ठीक है, अब जो ये 2 कार्बन वाला बचा ना, ये जो 2 मॉलिक्यूल्स बच गए, क्योंकि 12 थे 10 यूज़ हो गए, 2 बच गए हैं, ये जो है वो आगे चल करके ग्लूकोज बनाते हैं और फिर स्टोर हो जाता है वो। ठीक है, द शुगर्स विद विच द केल्विन साइकिल वॉज इनिशिएटेड। ठीक है, तो RUBP से ही जो है वो साइकिल शुरू होती है, इसलिए ये बनाना ज़रूरी है प्लांट के लिए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखो 5th स्टेप में क्या हुआ, बोलते हैं दिस लीव्स अ नेट गेन ऑफ 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate। ठीक है, तो आपके पास नेट गेन कितना आया, क्योंकि बाकी तो 10 मॉलिक्यूल जो है वो तो दोबारा से RUBP बना लिए, तो नेट गेन कितना हुआ आपका, 2 मॉलिक्यूल्स का ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate के। ठीक है, बोलते हैं विच आइदर कैन कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ प्लांट, जैसे कि ग्लूकोज बना सकता है, स्टार्च बना सकता है, सेलुलोज, है ना, इससे रिलेटेड सब्सटेंसेस, एंड कैन बी यूज्ड इन पाथवेज दैट लीड टू द नेट गेन ऑफ लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि वो ग्लूकोज, स्टार्च और इस तरह के मॉलिक्यूल्स है ना कार्ब कंटेंट बढ़ाएगा या फिर लिपिड्स या अमाइनो एसिड्स बनाता है, दैट डिपेंड अपॉन कि प्लांट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो उसको उसी पाथवे में डालेगा। राइट, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के, साइकिल देकर के आपको समझाया है कि ये है 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आए है ना, और रुबिस्को एंजाइम जो है वो इसको कंडक्ट कर रहा था, जो इस रिएक्शन को कंडक्ट कर रहा था, कौन सा वाला होगा, कार्बोक्सिलेज। आपके पास ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ था, RUBP, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, इसके भी 6 मॉलिक्यूल्स आए और कार्बन डाइऑक्साइड के भी 6 मॉलिक्यूल्स आए। ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, आपके पास क्या बना, 12 मॉलिक्यूल बन गए 3-PGA के। अब क्योंकि ये कैसा था, अनस्टेबल था, ये पहला प्रोडक्ट तो था लेकिन ये अनस्टेबल था, तो ये 12 ATP को यूज़ करके किस में बदल गए, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate में बदल गए, जो कि स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से 10 मॉलिक्यूल्स तो दोबारा से किस में बदल गए, RUBP में बदल गए। ठीक है, ATP को यूज़ करके। राइट, अब क्या हुआ, यहाँ से जो 2 मॉलिक्यूल्स बच गए ग्लिसरैल्डिहाइड 3-phosphate के, वो फर्दर फिर जो है वो अलग अलग साइकिल में जाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, अदर शुगर्स बनाएंगे, या फिर लिपिड, अमाइनो एसिड, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, ये समझाने की कोशिश आपको की जा रही है। अब क्या बोला,
the oxygenase activity of rubisco enables C3 plants to undergo a process called as photorespiration। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये वेस्टफुल प्रोसेस है ना। अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाए रुबिस्को की, कब होगी? जब ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन से ज़्यादा है तो प्लांट कार्बन फिक्सिंग करेगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है तो प्लांट ऑक्सीजन फिक्सिंग करता है, ठीक है। तो C3 प्लांट्स जो है, अगर उनके पास ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने लगे तो उस टाइम पे ये क्या करने लग पड़ते हैं? फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो करने लग पड़ते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। बोलता है वाइल कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि अगर कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी हो रही है रुबिस्को की तो वो कार्बन फिक्सिंग कर रहा होगा, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे और वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, है ना। बोल रहे द सेम इंजाइम कैन एग्जिबिट ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, तो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी कर सकता है, यानी कि कैटालाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विद RUBP। तो ये RUBP के साथ किसकी कॉम्बिनेशन करेगा? ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन करेगा, ऑक्सीजन को फिक्स करने की कोशिश करेगा, एंड सब्सिक्वेंट पाथवे दैट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद, है ना, इसका जो प्रोडक्ट निकलेगा इस वाले का, ऑक्सीजन अगर इसके साथ मिल गई RUBP के साथ, BP के साथ, तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और वो बाहर निकल जाएगी सेल से, ठीक है। तो इस प्रोसेस में उल्टा हो जाता है ना, कार्बन ऑक्सीजन यूज करने लग पड़ता है प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने लग पड़ता है। बोलते हैं दिस फोटो रेस्पिरेशन मे बी इंटरप्टेड एज एन अल्टरनेट प्रोसेस दैट कैन competes with the carbon fixing role of photosynthesis, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ये वाला जो फोटो रेस्पिरेशन वाला स्टेप है ना, यहाँ पे कंपटीशन आ जाता है किसके बीच में? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा के बीच में। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी रुबिस्को एंजाइम उसी को फिक्स करेगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ दिस फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट्स इंक्लूड टेम्परेचर, है ना। क्या क्या चीज़ें हैं जो ये डिटरमाइन करेंगी कि फोटो रेस्पिरेशन होगी, है ना। तो टेम्परेचर इसमें आ जाता है, CO2 और O2 की रेशो आ जाती है, काइनेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं किसकी? रुबिस्को की, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो देखनी पड़ेंगी। अब ये बोल रहा है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स जनरली प्रमोट फोटो रेस्पिरेशन, तो जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना कम पानी जो है वो पौधों को मिलेगा, तो उस टाइम पे पौधा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है ना। तो उस टाइम पे अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो फिर फोटो रेस्पिरेशन करना शुरू कर देता है। क्यों? बिकॉज उस टाइम पे जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ऐसा प्लांट्स इसीलिए करते हैं क्योंकि ट्रांसपीरेशन से, है ना, स्टोमेटा से जो वाटर है वो इवेपोरेट होता रहता है, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। उस लॉस ऑफ वाटर को कम करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसको पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ से भी अगर वो वाटर लूज करता रहेगा तो पौधा जल्दी मर जाएगा। इसीलिए वो क्या करते हैं? स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, है ना। अब इसकी वजह से होता क्या है? स्टोमेटा क्लोज हो गया, लीडिंग टू द डिक्रीज ऑफ CO2 एंड O2 रेशो, ठीक है। अब प्लांट जो है, क्योंकि स्टोमेटा अगर बंद कर दिया प्लांट ने, तो वो बाहर से CO2 तो ले नहीं पा रहा है, लेकिन अंदर जो है वो वाटर स्प्लिटिंग हो रही है और O2 जो है वो बन रही है, यानी कि अंदर जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी ज़्यादा। तो उस टाइम पे जो रुबिस्को एंजाइम है वो देखेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा होगी ज़्यादा और इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो वो इसको फिक्स करेगा, क्योंकि CO2 तो बाहर से अंदर आ ही नहीं रही, यहाँ से अंदर वो आ ही नहीं रही, क्योंकि स्टोमेटा बंद पड़ा हुआ है, इसकी फिक्सिंग हो नहीं पाएगी। बचा कौन? ऑक्सीजन, तो उसकी फिक्सिंग करता रहेगा वो, ठीक है। Ratio within the leaf and near rubisco complexes. Oxygen gas can accumulate from photolysis in the leaf with closed stomata, ठीक है। तो क्या होगा? वाटर स्प्लिटिंग होती रहेगी अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन गैस जो है वो एक्यूमुलेट होती रहेगी, एंड फोटो रेस्पिरेशन इज मोर लाइकली टू अकर, particularly when the carbon dioxide concentration drops roughly below 50 parts per million, है ना। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा गिर जाती है, किससे? 50 पार्ट्स पर मिलियन से नीचे गिर जाती है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है प्लांट के अंदर, तो वो इसको फिक्स करने लग पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर कोई C3 प्लांट है ना, उसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है तो एटलीस्ट मात्रा 50 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सिंग कर सकता है,
राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन टेम्परेचर्स आर कूलर एंड मॉइस्चर इज प्रेजेंट द स्टोमेटा आर लाइकली टू ओपन। बोल रहे जब टेम्परेचर थोड़ा बहुत ठंडा है ना, और मॉइस्चर प्रेजेंट है हवा में, तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से CO2 की मात्रा है ना जो इंक्रीज हो जाएगी। CO2 और O2 की रेशो जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अंडर माइल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन C3 प्लांट्स आर मोर एफिशिएंट एट फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ, तो क्या बोला मैंने कहा कि अगर क्या है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो माइल्डर है ना, आराम से हवा में मॉइस्चर है, सब कुछ है ना, पानी है, तो उस टाइम पे जो C3 प्लांट्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। लेकिन अगर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी उल्टी हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर है, उस टाइम पे जो C4 प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से कार्बन फिक्सिंग कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एंजाइम होता है पेप कार्बोक्सिलेज। आगे पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है। आई होप आपको फोटो रेस्पिरेशन जो है वो समझ में आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं C4 साइकिल की। ऐसे प्लांट्स जो C4 साइकिल करते हैं, है ना, द 4 कार्बन पाथवे भी कहते हैं इसको। कौन कौन से प्लांट्स? जैसे कि शुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, सोरगम हो गया। इसी तरह से एटलीस्ट 1000 अदर स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासेस और एरिड रीजन प्लांट्स सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर स्ट्रेसेस हैव अ डिस्टिंक्ट लीफ एनाटॉमी, जिसको हम कहते हैं क्रेन्ज एनाटॉमी। ठीक है, अब ऐसे प्लांट्स जो कि स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, हायर टेम्परेचर में रहते हैं, हायर एरिड रीजन्स में रहते हैं, वहाँ पर तो मॉइस्चर जो है मतलब पानी की कमी है ना, और इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पड़ रहा है, यानी कि वहाँ पे जो C3 केल्विन साइकिल अगर वो नॉर्मली करते रहेंगे तब तो वो फोटो रेस्पिरेशन ही करते रहेंगे, है ना। तो उस रीजन के प्लांट्स ने क्या किया, खुद को थोड़ा सा एडवांस कर लिया, अपनी लीफ की एनाटॉमी चेंज कर ली, उसको कहा गया क्रेन्ज एनाटॉमी। बोल रहा है लीव्स हैव 2 फॉर्म्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जो लीव्स होते हैं उनके पास 2 डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। बोल रहा है प्लांट्स विद क्रेन्ज एनाटॉमी प्रोड्यूस 4 कार्बन कंपाउंड, जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहा जाता है। वहाँ पे कौन बना रहा था? वो RUBP बना रहा था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बनाता है? वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक है, वहाँ पे C3 में आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पूछ लेगा तो याद रखना है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। ठीक है, ये देखो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ओके, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 3 कार्बन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बना रहा है? ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना रहा है, जो कि कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेप्स ऑफ द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। अब ये बोल रहा है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ 3 कार्बन कंपाउंड, यानी कि फोस्फोनोल पायरुवेट, पेप कहा जाता है जिसको, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कंबाइंड इन द मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला, जो भी C4 प्लांट्स होते हैं ना, उनके पास मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स 2 तरह के होते हैं। दोनों में क्या पड़ा होता है? क्लोरोप्लास्ट पड़ा होता है। जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, ये ऊपर वाली साइड होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो पहले यहाँ पर जाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास पेप एंजाइम पड़ा होता है। तो पेप एंजाइम जो है ना, वो अगर मतलब पॉइंट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो उसको भी वो खींच लेता है। इसीलिए ये हाई टेम्परेचर में ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, पेप एंजाइम कहाँ पड़ा हुआ है? मेसोफिल सेल्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर जैसे ही यहाँ पे फोस्फोनोल पायरुवेट पड़ा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ये क्या बना देगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। राइट, कितने कार्बन का होता है? 4 कार्बन का। बोल रहा है विद द एड ऑफ डिफरेंट कार्बन फिक्सिंग एंजाइम दैट इज पेप कार्बोक्सिलेज, depending on the species, the oxaloacetic may then be converted to aspartic, malic और other acids। ठीक है, कि डिपेंड करता है कि कौन सी प्लांट की स्पीशीज है, ये एक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो फिर फर्दर एस्पार्टिक एसिड में, मैलिक एसिड में और डिफरेंट टाइप के एसिड्स में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये बोलता है पेप कार्बोक्सिलेज इज नॉट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की फिक्सिंग नहीं कर सकता। हैंस हैज़ अ ग्रेटर एंजाइम एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। किसके लिए ज़्यादा एफिनिटी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसीलिए ये क्या करता है?
पॉइंट्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको भी खींच लेता है। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होता तो ऑक्सीजन को फिक्स नहीं कर सकता, देन कहने का मतलब ये है देयर इज नो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर्ड इन द ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन जो है वो ये नहीं करेगा। अब क्या होता है, ये बोलता है द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू दी बंडल शीथ सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स में ऑक्सैलो एसिटिक वगैरह सब बन गया, ये वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड, फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर जाती है बंडल शीथ सेल्स में। ठीक है, अब बंडल शीथ सेल्स में नॉर्मल जो C3 साइकिल हमारी चलती है वही चलती है। ठीक है, वेयर इट इज रिलीज एंड एंटर्स द नॉर्मल कैल्विन साइकिल जस्ट एज C3। और यहाँ पे जो C3 एंजाइम करेगा वो कौन करेगा, रुबिस्को ही करेगा, है ना, जो नॉर्मली पीछे भी कर रहा था। बोलता है द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कैन बी केप्ट हाई in relation to the oxygen concentration in the bundle sheath cell, thereby keeping the reaction of Rubisco with oxygen very low। ठीक है, अब बोले ये सारा इतना अरेंजमेंट करने का फ़ायदा क्या हुआ? अरेंजमेंट करने का फ़ायदा ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड आई, मीजोफिल सेल्स में पेप कार्बोक्सिलेज पड़ा हुआ है, वो फोस्फोनोल पायरुवेट के साथ मिलकर के इसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये फिक्स्ड, अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये तब बना ना जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हुई, तो ये फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड फिर जाती है कहाँ, बंडल शीथ सेल्स में। और बंडल शीथ सेल्स में ऑलरेडी C3 साइकिल हो रही होती है और वहाँ पे रुबिस्को एंजाइम बैठा हुआ है। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि रुबिस्को एंजाइम कार्बन फिक्सेशन तभी करेगा जब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी और O2 जो है वो कम मात्रा में है, तो ऑक्सीजन फिक्सेशन कभी होगी ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसका तो काम है ना पेप कार्बोक्सिलेज का ऑक्सीजन को खींच के लाना, तो ये भर भर के ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर रखता है ज़्यादा, जिसकी वजह से ये कार्बन फिक्सेशन अच्छे अमाउंट में करता है रहता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब ये क्या बोल रहा है C4 प्लांट्स हैव अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑल्सो। हायर कंसंट्रेशन ऑफ पेप कार्बोक्सिलेज आर फाउंड इन मीजोफिल सेल्स। कि आप कैसे पहचान सकते हो, मीजोफिल सेल्स में जिसके पेप कार्बोक्सिलेज ज़्यादा मिले वो आपका कौन सा प्लांट है, C4 प्लांट। बोलते हैं दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज पेप कार्बोक्सिलेज अलाउज द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट एट मच लोअर कंसंट्रेशन देन डज रुबिस्को, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, बंडल शीथ सेल्स में पाया जाता है, द कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम इन द कैल्विन साइकिल। ये बोल रहा है कि पेप कार्बोक्सिलेज जो है वो CO2 की मात्रा अच्छे खासे अमाउंट में खींच करके उसको फिक्स करने में सक्षम है एज कम्पेयर टू रुबिस्को। अब रुबिस्को बेचारे को जब तक 50 पार्ट्स पर मिलियन की कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी उसको फिक्स नहीं कर सकता, है ना। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा होगी ज़्यादा तो ये ऑक्सीजन की तरफ फिसल जाएगा। तो इसीलिए ये कहता है कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोक्सिलेशन जो है वो पेप कार्बोक्सिलेज कर सकता है C4 प्लांट्स में। और क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ना ऑक्सैलो एसिटिक की फॉर्म में, और ये रुबिस्को एंजाइम फिर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन फिक्सेशन ही करेगा C3 साइकिल में जो बंडल शीथ सेल्स में पड़ी होती है। ठीक है, दूसरा ये क्या बोल रहा है द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस आर मच हायर देन दोज इन C3 फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो C4 फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, जो C4 प्लांट्स में चल रही है फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू C3 फोटोसिंथेसिस वाले जो प्लांट्स होते हैं, अलाउइंग C4 प्लांट्स टू थ्राइव अंडर कंडीशन, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उस कंडीशन को झेल सकते हैं जो एडवर्सली अफेक्ट करते हैं किनको, C3 प्लांट्स को, क्योंकि वो ज़्यादा हीट जो है वो बेयर नहीं कर सकते। आई होप इतना आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम C4 के बाद कैम पाथवे की बात करेंगे, कैम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे। कैम का मतलब होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दिस फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन प्लांट्स ऑफ अबाउट 30 फैमिलीज, जिसमें कैक्टाई आ जाता है ना, स्टोन क्रॉप्स आ जाते हैं, ऑर्चिड आ जाते हैं, है ना, ब्रोमिलियड्स आ जाते हैं, और भी सक्यूलेंट्स वगैरह वो सब आ जाते हैं। दैट आर ऑफन स्ट्रेस्ड बाय लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये जो कैम पाथवे है ये उन्हीं प्लांट्स में चलता है जिनमें, जो ऐसे रीजन्स में ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर की संभावना है ना, पानी के मिलने की संभावना बहुत कम होती है।
अब ये बोलता है द कैम फोटोसिंथेसिस इज सिमिलर टू C4 फोटोसिंथेसिस, है ना। कैम और C4 जो है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं इन द 4 कार्बन कंपाउंड्स, कि यहाँ पे भी जो पहला बनेगा ना स्टेबल प्रोडक्ट वो 4 कार्बन कंपाउंड ही बनेगा, ठीक है। आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। बोले इन दीज प्लांट्स हाउ एवर द ऑर्गेनिक एसिड्स, वहाँ पे देखो वहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था पहला जो बना था, लेकिन यहाँ पे ना मैलिक एसिड, मेनली मैलिक एसिड बनता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। दिस मैलिक एसिड एक्यूमुलेट्स एट नाइट एंड ब्रेक्स डाउन ड्यूरिंग द डे। तो ये क्या करता है, ये प्लांट अपने स्टोमेटा, ठीक है, अपने स्टोमेटा को ओपन करता है कब, एट नाइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C4 की तरह ना वो पेप कार्बोक्सिलेज वाला कोई सीन नहीं है, ये क्या करेगा, रात को खोलेगा अपना स्टोमेटा। अब क्योंकि रात को क्या होता है, सनलाइट नहीं होती, तो ट्रांसपिरेशन की वाटर लॉस का ज़्यादा खतरा भी नहीं होता, और उस टाइम पे रात को जब ये स्टोमेटा खोलता है तो आराम से ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर लेता है। रात को ये क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया और किस में स्टोर करके रख लिया, मैलिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। अब मैलिक एसिड से आगे जो भी है ना, इसको अपना खाना बनाना है, कुछ भी बनाना है, ये जब स्टोर करके रख लिया पूरी रात बस मैलिक एसिड बनाता रहेगा। जैसे ही सुबह होगी ये अपना स्टोमेटा कर देगा क्लोज। अब CO2 अंदर नहीं जा सकती, तो ये जो मैलिक एसिड बना ना इसको ब्रेक करके ये अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या बोला है, एक्यूमुलेट होता रहता है मैलिक एसिड रात में एंड ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द डे रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब क्या बोलेगा, अब मैलिक एसिड तोड़ेगा, उससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना, क्योंकि रात को इसने वो फिक्स करके रख ली थी। बोला द एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पेप टू ऑर्गेनिक एसिड्स एट नाइट व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, ठीक है। तो C4 की तरह यहाँ पे भी पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम पड़ा होता है, वो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके रात में ही मैलिक एसिड बना करके बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि रात को स्टोमेटा ओपन होता है। बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि ये सारा का सारा काम जो है वो रात में करता है। C4 प्लांट जो है वो दिन में भी अपना काम धड़ाधड़ चालू रखते हैं, ठीक है। बोलते हैं ड्यूरिंग डे लाइट द ऑर्गेनिक एसिड्स डिफ्यूज आउट ऑफ सेल वैक्यूल। अब ये जो मैलिक एसिड है ना, ये इसको स्टोर करके रख लेगा वैक्यूल में, ठीक है। आपको पता होगा प्लांट्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जिनमें वो अपना सामान स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। बोलते इन विच दे आर स्टोर्स एंड कन्वर्टेड बैक टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन में ये मैलिक एसिड को दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेता है और किस में भेज देगा फिर। अब क्योंकि अंदर देखो ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली C3 साइकिल में जो रुबिस्को बैठा हुआ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड ही दिखेगी, तो ये इसके पीछे ही भागेगा, राइट। तो यहाँ से पूरी की पूरी कार्बन फिक्सेशन जो है वो फिर आराम से हो जाती है। A much larger amount of carbon dioxide can be converted to carbohydrate each day, ठीक है, that would otherwise be possible। बोलते हैं बिकॉज द स्टोमेटा ऑफ सच प्लांट्स आर क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टू कंजर्व वाटर। तो ये इस बहाने से क्या करता है, अच्छे से कार्बन फिक्सेशन भी कर रहा है और अपना वाटर भी कंजर्व कर रहा है। बोलते हैं दिस अरेंजमेंट अलाउज द प्लांट्स टू फंक्शन वेल अंडर कंडीशन फॉर बोथ लिमिटेड वाटर सप्लाई एंड हाई इंटेंसिटी। तो दिन में हाई इंटेंसिटी को भी झेल लेता है और अपनी वाटर जो लिमिटेड वाटर पड़ा हुआ है उसको भी जो खोने से बचा लेता है, ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके। तो ये है कैम प्लांट्स की स्ट्रेटेजी। C4 की आपको बता दी, C3 की आपको बता दी। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक एक चीज़ को हमने बहुत बारीकी से समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक बहुत ही धमाकेदार ऑफ़र भी लेकर के आने वाले हैं। तो प्लीज़ वेट फॉर दैट। और तब तक के लिए पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।